गुड मॉर्निंग सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। सुप्रभात। कैसे हैं सभी? नमस्ते। कौन कौन आ गए हैं क्लास में? एस विनोद, अंजलि, अंकिता, नेहा। अच्छे हैं, सो रहे थे। ठीक हूँ। ओके। गुड। नमस्ते। तो निबंध पढ़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग। निबंध पढ़ रहे हैं हम। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, निबंध। तो कल हमने थोड़ा सा उसको शॉर्ट में देखा था, आज हम उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है। और निबंधों की कुछ विशेषताएं भी आपको करवानी है, तो इसको पूरा करने के बाद क्लास के लास्ट में करवा दूंगी। ठीक है। चलें अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ। टेलीग्राम चैनल का आपको पता होगा, नहीं पता है तो सरोज हिंदी फिलर फॉर्म के नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको नहीं मिलता है ऐसे लिखने से, तो यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा करके वहां से लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप डायरेक्ट लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस एंड पीडीएफ आपको वहां पर अपलोड की जाती है आपके काम के लिए। आपकी मतलब टेक्स्ट और बहुत सारी पीडीएफ वहां पर अपलोड कर रखी है, तो देख लेना। रिवीजन स्टार्ट होने वाली है हमारी 1 नवंबर से। दिसंबर जो 2023 में आपका एग्जाम है, 6 दिसंबर से आपके एग्जाम है, आपको पता होगा। तो उसके लिए रिवीजन कोर्स अभी हम जल्दी से लेकर आ रहे हैं 1 नवंबर से। तो उसको उसके लिए आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। तो ये पेपर 1 पेपर 2 की फीस है। अगर आपको सिंगल पेपर ज्वाइन करना है तो सिंगल पेपर की 1999 फीस है। और अगर दोनों आपको कोर्स लेने हैं तो 2999 फीस है इसके लिए। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और कोर्स परचेज जब आप करते हैं तो उसके लिए आपको कोड अप्लाई करना होगा, सरोज 10 SAROJ और 10 लिख करके। आपको ये कोड अप्लाई करके 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अपनी फीस में। तो आप ये कोड अप्लाई कर सकते हैं। नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं वो आप यहाँ से इस नंबर पर कॉल करके, इस नंबर पर कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है। और ये फिलर फॉर्म की वेबसाइट है जिसको आप विजिट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहाँ यहाँ पर आपको दी जाती हैं। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली दरबार दर्पण। हमने कल पढ़ा था, उसको भी मैंने यहाँ पर रखा है।
और बहुत आसान भाषा में है, जिसको आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, समझ आ जाएगा आपको, क्योंकि सारांश ही यहाँ पर है। ओके, तो यहाँ से अभी हम पढ़ते हैं। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? गुड मॉर्निंग। सिलेबस 31 तक कवर होगा, मतलब एंड एंड तक, इस मंथ के एंड तक। 1 नवंबर से रिवीजन कोर्स स्टार्ट है, उससे पहले सिलेबस कवर हो जाएगा। और एक्सपायर हो जाएगा तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन भी तो करना है ना, बिना रिवीजन के तो नहीं चल सकता है। तो अभी हम पढ़ते हैं भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। सभी कॉपी पेन लेकर के आप बैठ जाएं क्लास में, और स्टार्ट करते हैं हम। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कल देख लिए थे हमने। गुड मॉर्निंग। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कल देख लिए थे। आज हम इसको थोड़ा पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, आज बर्थडे है एसएस का, तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और ये दिन आपकी लाइफ में बार बार आए, आप बहुत सारी खुशियाँ आपको मिले, आपको जल्दी आपकी मंजिल हासिल हो, बहुत बुलंदियों पर, बहुत ऊंचाइयों पर आप जाएं, लंबी उम्र तंदुरुस्ती आपकी बनी रहे। तो यही दुआ करते हैं, कामना करते हैं, और फिलर फॉर्म की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, और हमारी क्लास की तरफ से भी आपको हैप्पी बर्थडे। एसएस, आपने अपना नाम यही लिख रखा है ना? तो हैप्पी बर्थडे आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और पार्टी तो हम ले ही लेंगे क्लास के बाद, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा, है ना? तो पार्टी दे ही देना बाद में, ऑनलाइन पार्टी दे देना। ओके, ऑफलाइन तो पॉसिबल नहीं होगा, ऑनलाइन पार्टी दे देना, ठीक है? चलो सभी हैप्पी बर्थडे बोलो, और फिर शुरू करेंगे हम। पूनम, आपने क्या भेजा है ग्रुप में? फोटो ओपन नहीं हो रही है मेरे पास। पूनम, कोई सवाल भेजा है क्या? जल्दी जल्दी से हैप्पी बर्थडे बोलो, फिर हम चलते हैं आगे। हाँ, तो मैं तो पढ़ाऊंगी ही, आप पार्टी का नाम नहीं ले रहे ना। मैं तो पढ़ाने के लिए यहाँ पे आई हूँ, मैं बर्थडे विश करने स्पेशल थोड़ी आई हूँ ना। पूरा नाम क्या है भाई? सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश पूरा नाम है। नेटवर्क इशू हो रहा है एक्चुअली। एसएस लिख दिया है, और अब वो चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि वो एक बार अगर आप लिख देते हैं कुछ भी, तो चेंज नहीं होता है ना। तो पहले सत्य प्रकाश ने सोचा कि मैं अपना कोड वाले नेम में यहाँ पे आता हूँ, है ना। फिर बाद में लगा कि मुझे पूरा नाम लिखना चाहिए, बट वो फिर चेंज ही नहीं हुआ, वो चेंज होता भी नहीं है फिर। चलिए हम पढ़ाई करते हैं। एक बार फिर से फिलर फॉर्म की तरफ से भी आपको हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पिज्जा चाहिए? वैसे भी लड़की ने पिज्जा ना खाने का ऐलान किया है, तो अगर आप दे देंगे तो शायद वो खा लेगी। चलो, अब बस, अब हम चलते हैं, यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। आज बड़े आनंद का दिन है, और देखो यहाँ पर पहली लाइन पे ऐसा लिखा है ना, आज बड़े आनंद का दिन है। आज ऐसे इसका बर्थडे है, और हम पार्टी हमें चाहिए क्लास के बाद, ठीक है? आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। बनारस ऐसे ऐसे बड़े नगरों में जब कुछ नहीं होता, तो हम यह ना कहेंगे कि बलिया में जो कुछ हमने देखा
वह बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। इस उत्साह का मूल कारण जो हमने खोजा तो प्रकट हो गया कि इस देश के भाग्य से आजकल यहाँ सारा समाज ही एकत्र है। रॉबर्ट साहब बहादुर ऐसे कलेक्टर जहां हो वहां क्यों ना ऐसा समाज हो। जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था उसी में अबुल फजल बीरबल टोडरमल को भी उत्पन्न किया। कोट्स भेजा था, ओके। अच्छा, पैसे भेज दूंगा, ओके। गुड मॉर्निंग अंकिता, बहुत लेट हो बेटा आप। ग्रुप में पैसे भेज दूंगा, ऐसे तो मैं भी ग्रुप में पैसे भेज, मैं तो यहाँ क्लास में भी पैसे भेज सकती हूँ, है ना। यहाँ पे भी मैं पैसे भेज सकती हूँ क्लास में। लो, 10,000 रुपये भेज दिए मैंने आपको। ऐसे तो सब भेज सकते हैं। हाँ, फोटो क्लिक करके। यह रॉबर्ट साहब अकबर है जो मुंशी चतुर्भुज सहाय, मुंशी बिहारी लाल साहब आदि अबुल फजल और टोडरमल हैं। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी है, यद्यपि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है। बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। देखो अब ठीक है। अब यहाँ पे फोकस करेंगे क्योंकि निबंध है, ऐसी विधा है जो समझ नहीं आती है इजीली, है ना। खत्म हो गया था, मोबाइल ही खत्म हो गया था, वो कैसे? मुझे चार्जिंग खत्म हो गई थी। ओके, खत्म हो गया था मोबाइल। देखो, चार्जिंग करके सोया करो रात में, ठीक है, रात को लगा दिया करो चार्जिंग पे। अब आपका हो गया है बातचीत, क्योंकि निबंध जो है जल्दी समझ नहीं आता है कि आप बातें भी करते रहेंगे और निबंध आप मैं पढ़ती जाऊंगी यहाँ पर और आपके दिमाग में सब फिट हो जाएगा, है ना। तो अभी बातचीत बंद करिए। ओके ओके। हाँ हाँ, समझ गई। थोड़ा मजाक भी करना बनता है ना। चले, अब मुंह पे उंगली रख के सब बैठ जाएंगे, फिर ही ये समझ आएगा, अदरवाइज समझ नहीं आएगा, फिर फायदा क्या है ना। तो अच्छे बच्चों की तरह, बहुत ही समझदार बच्चों की तरह मुंह पे उंगली रख के बैठ जाएंगे। ठीक है, बाद में हम क्लास के बाद हम पार्टी करेंगे, ओके। अभी पढ़ लेते हैं। मैं दोबारा से यहां से पढ़ रही हूँ, ठीक है। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। कल मैंने ये वाली पंक्ति आपको नोट करवाई थी, है ना। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। बनारस ऐसे ऐसे बड़े नगरों में जब कुछ नहीं होता तो हम यह ना कहेंगे कि बलिया में जो कुछ हमने देखा वह बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। इस उत्साह का मूल कारण जो हमने खोजा तो प्रकट हो गया कि इस देश के भाग्य से आजकल यहाँ सारा समाज ही एकत्र है। रॉबर्ट साहब बहादुर ऐसे कलेक्टर जहां हो वहां क्यों ना ऐसा समाज हो। जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था उसी में अबुल फजल बीरबल टोडरमल को भी उत्पन्न किया था। यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर हैं जो मुंशी चतुर्भुज सहाय, मुंशी बिहारी लाल साहब आदि अबुल फजल और टोडरमल हैं। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है। पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए, का चुप साधी रहा बलवाना। ये वाली जो पंक्ति है, इसको देख लेंगे कि भारतेंदु ने कहां पर कही है ये पंक्ति।
तो भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? का काचुप साधी रहा बलवाना, फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। बल कौन याद दिलावे? मतलब बलवान कभी चुप रहते हैं क्या? है ना? तो अगर हम किसी की प्रशंसा कर देते हैं, किसी की तारीफ कर देते हैं और किसी को हम बोलते हैं कि तुम बहुत बलशाली हो, तो एकदम से वो दिखाएगा अपना बल, हाँ, है ना? और या फिर हम किसी को नेगेटिव वे में, मतलब या व्यंग्य के तौर पर उसको बोल देते हैं, हाँ तुम्हारे तुम्हारे अंदर तो हिम्मत ही नहीं है, तुम बलशाली नहीं हो। फिर वो एकदम से अपना बल दिखाता है। हिंदुस्तानी राजे महाराजे नवाब रईस या हाकिम, राजे महाराजों को अपनी पूजा भोजन झूठी गप से छुट्टी नहीं। तो मतलब कुछ जो है बहुत ही ज्यादा आलस सुस्ती में रहते हैं। आगे देखते हैं। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, कुछ बाल घुड़दौड़ थिएटर में समय लगा, कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरज है कि हम गरीब हैं, गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोए। बस यही मसल रही। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, ना हम खाली ना तुम खाली। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतेंदु ने कहां पर कहा है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, ना हम खाली ना तुम खाली। तीन मेंढक एक के ऊपर एक बैठे थे। ऊपर वाले ने कहा जौक शौक, बीच वाला बोला गम सम, सबके नीचे वाला पुकारा गए हम। हिंदुस्तान की प्रजा की दशा यही है, गए हम। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावें, और जब भी ये लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिदिन बढ़े। पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है। बोधारो मत्सर ग्रस्ता प्रभव समर दूषिता, हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जबकि इनके पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठकर बांस की नालियों से जो तारा ग्रह आदि बेद करके उनकी गति लिखी है, वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत से विलायत में जो दूरबीन बनी है, उनसे उन ग्रहों को वेद करने में भी ठीक वही गति आती है। और अब आज इस काल में हम लोगों की अंग्रेजी विद्या की और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं। जब हम लोग निरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। तो ये जो पंक्ति है, हम लोग निरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं, कल भी मैंने ये कथन आपको करवाया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे कहां पर कहा है। भारतेंदु का कथन है और कहां पर कहा है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है ना? तो मतलब बता रहे हैं कि बाप दादे पुरखा पूर्वज जो थे, वो बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, उनके पास इतनी सुख सुविधा नहीं थी, है ना? वो क्या करते थे, जंगलों में रहते थे, जंगलों में पत्तों का इस्तेमाल करते थे, मिट्टी का, कुटियों में रहते थे, बांस की नालों का इस्तेमाल करते थे। और अगर आज के वैज्ञानिकों के साथ उनकी तुलना की जाए, तो उन्होंने जो दूरबीन का निर्माण किया था ऐसी वस्तुओं से, मतलब लाइक बांस की नालियों से, है ना? तो आज के अगर हम तुलना करें वैज्ञानिकों से और जो उन्होंने बनाई हैं चीजें, है ना, उनसे तुलना करें तो वो ठीक मतलब सेम ही उनका रिजल्ट रहता है ना? तो बता रहे हैं कि जो पूर्वज थे उनके पास तो उतनी सुख सुविधाएं नहीं होती थी जैसे आज हम पढ़ाई के मामले में ले लेते हैं। तो पहले जो जमाना होता था, मतलब हमारा जमाना, मेरा जमाना, मतलब बुजुर्ग हो गई हूं ना अभी, तो पहले क्या होता था, पहले इतनी सुख सुविधाएं नहीं होती थी, इंटरनेट नहीं है, और मींस जब हमें पढ़ाया जाता था स्कूल में तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता था, टीचर कह देते थे गाइड से लिख करके आना, और गाइड नहीं होती थी, मतलब किसी किसी के पास होती थी,
और जो ज़्यादा मतलब जिनके पास पैसा होता था, अमीर लोग होते थे, उनके पास गाइड होती थी, बट मेरे पास गाइड नहीं थी, तो मुझे बड़ा ही रोना पड़ता था। मतलब किसी-किसी को कहना पड़ता था, कोई निशान लगा दो मेरी बुक में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कोई निशान लगा दो, फिर मैं वो बनाऊँगी, नोट्स बनाऊँगी, फिर स्कूल में जो स्कूल का काम है, वो स्कूल में जाकर के दिखाना है टीचर को। अगर नहीं दिखाऊँगी तो फिर क्या होगा? डंडे पड़ेंगे, है ना? मार भी बहुत पड़ती थी। तो उस टाइम इतना ऐसा ज़माना नहीं था कि हम फटाफट इंटरनेट खोलें और इंटरनेट से हमें सारी चीज़ें मिल जाएँ, है ना? तो ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चेंज हुआ और अब इतना ज़्यादा फॉरवर्ड हो गया है ज़माना कि मतलब हर चीज़ आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। अब कॉम्पिटिशन भी उतना ही बढ़ रहा है ना? बाल व्हाइट है बेटा, कैमरे में थोड़ी दिखते हैं। सच में व्हाइट है। बाल तो पता नहीं कब के व्हाइट हो गए थे मेरे, जब मैं 5वीं में पढ़ती थी। तो कैमरे में कहाँ व्हाइट बाल दिखेंगे आपको? कैमरा सच्ची-सच्ची चीज़ें थोड़ी दिखाता है। तो मतलब अगर हम देखते हैं पुराने टाइम से तुलना करके अब नए टाइम की, तो अब बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, है ना? बहुत बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हो चुकी है दुनिया और कॉम्पिटिशन भी उतना ही बढ़ रहा है। अब आप देखेंगे जैसे पहले ईज़ी पेपर आता था, अब उतना ईज़ी नहीं आता है, अब बहुत ज़्यादा अ, मतलब कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। एक से एक इंटेलिजेंट बच्चे हैं, है ना? क्योंकि हर जगह-जगह से पढ़ने को मिलता है। आप कुछ भी आप देख लो, यूट्यूब पे देख लो, एक से एक आपको टीचर्स मिलेंगे कहीं पर भी, है ना? एक से एक पढ़ाने वाले मिलेंगे, जिससे आपको समझ आ रहा है आप देख लो, जिससे समझ आ रहा है पढ़ लो, जिससे अच्छा लग रहा है पढ़ लो। बट कॉम्पिटिशन सबके लिए फिर बराबर है, एग्ज़ाम सबके लिए बराबर है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी बता रहे हैं कि पहले ऐसा होता था, लेकिन आज के जो लोग हैं वो सुस्ती में बैठे रहते हैं। अगर मतलब लाभ उठाया जाए उन फैसिलिटीज़ का तो बहुत आगे दुनिया जा सकती है। बट लाभ नहीं उठाते हैं, क्या करते हैं? आलस, सुस्ती, है ना? आलस, सुस्ती पे इस निबंध में ज़्यादा ज़ोर दिया गया है, ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर है सबको? कुछ गधे भी हैं। हाँ, बिल्कुल। तो अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसिस आदि तुर्की, ताजी सब सर पर दौड़े जाते हैं। सबकी जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें। उस समय हिंदू का टियावाड़ी खाली खड़े-खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। इनको औरों को जाने दीजिए, जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देख कर के भी लाज नहीं आती। तो मतलब इंडियंस को कह रहे हैं कि मतलब जब जापानी लोग दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो इन लोगों को लाज शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल, तुम्हारे जैसे। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा, फिर कोटि उपाय किए भी आगे ना बढ़ सकेगा। मतलब ऐसा समय आ गया है कि पीछे रहने का तो पहले ज़माना ही नहीं है ना? तो पीछे रह गया जो, अब वो कितने भी जतन कर ले, फिर आगे नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि फिर उसका साहस जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, डाउन, डाउन, डाउन चला जाता है, फिर वो हिम्मत हार जाता है, फिर वो आगे ही नहीं बढ़ता, फिर वो बिल्कुल आलस, सुस्ती में चला जाता है। आपने भी नोट किया होगा ऐसा होता है। लूट की इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए, है ना? ये वाला कथन आपको कल नोट करवाया था। अब सब कुछ देखते हुए भी व्यक्ति मूर्ख बना हुआ है ना? आंखों पर पट्टी बांध करके चल रहा है, तो मतलब ईश्वर का ही कोप है उसके ऊपर कि उसकी मतलब वो निर्बुद्धियों की तरह काम कर रहे हैं, है ना? आगे है, मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर आज कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। अब ये आपको समझ आ रहा है, ये बलिया के ददरी मेले में भाषण दे रहे हैं भारतेंदु, ठीक है? तो ये वहां पर बता रहे हैं कि मुझको मेरे मित्रों ने ये कहा था कि तुम इस विषय पे आज कुछ कहो कि हिंदुस्तान की उन्नति कैसे हो सकती है, क्योंकि हिंदुस्तान उन्नति नहीं कर पा रहा है, बाकी देशों की तुलना में हिंदुस्तान पीछे है, ठीक है? भला इस विषय पर मैं और क्या कहूं, है ना? भागवत में एक श्लोक है और ये श्लोक को मैं पढ़ना रहने देती हूँ क्योंकि मेरे बस का नहीं है ये। तो इम्पोर्टेंट नहीं है, टेंशन मत लेना, ये एग्जाम में आपको नहीं पूछा जाएगा। ओके, इसका अर्थ देख लेते हैं। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, सो मिला,
और उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता। तो मतलब बता रहे हैं कि जो इस श्लोक का मीनिंग बता रहे हैं कि भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, कहते तो मनुष्य जन्म मिलता ही नहीं। अच्छा मैं पढ़ू? हाँ पढ़ लो पढ़ लो। वी वॉन्ट जीआरएफ। यस, चलो कोशिश कर लेती हूँ पढ़ने की। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मयानुकूलेन तपः स्वतेरितम पुमान भवाब्धि न तरेत स आत्महा। ठीक है, हो गया। बिल्कुल सही पढ़ा है मैंने। आती है संस्कृत, बहुत छोड़ दी है बहुत पहले। ओके, भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, तो मिल गया है, तो उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता। मतलब कि एक तो गुरु आपके सिर के ऊपर होना चाहिए जो आपको सिखाए, आपको समझाए, आपको डांटे और आपको सही रास्ते पर, सही मार्ग पर ले जाए, पहली बात। दूसरा है मेरी अनुकूलता, मतलब कि मैं उसके अनुकूल अपने आप को ढाल लूं, है ना। अगर मतलब मैं विपरीत चलूं, जिस दिशा में मुझे चलना चाहिए मैं उसके विपरीत चलूं, तो फिर मुश्किल है आगे बढ़ना, है ना। सुर में पढ़ो यार तुम। ठीक है, एक तो पढ़ो, ऊपर से तुम्हारे को सुर ताल भी, मतलब तो यहाँ पर क्या मैं साज बाज लेकर के बैठूं और सुर में मतलब गाना सुनाऊं? इतना इतना सामान पाकर भी मनुष्य इस संसार सागर के पार ना जाए, उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। तो मतलब इतना इतना कुछ है, इतनी फैसिलिटीज हैं। फिर देखो, आप अपने ऊपर ये बात ले लो, है ना। हाँ, प्रियंका मैम को बुला लो। वीना और साथ में, वीना और साथ में होना चाहिए। क्यों प्रियंका मैम को क्यों बुलाओ? हाँ, मतलब मुझसे काम नहीं चल रहा है क्या अकेले? तो अपने ऊपर बात ले लो कि इतना सब कुछ, इतनी फैसिलिटीज होने के बाद भी आप घर पे बैठे पढ़ रहे हो, है ना। कहीं जाना नहीं पड़ रहा है आपको, कहीं तैयार नहीं होना पड़ रहा है, नए कपड़े पहन के नहा धो के बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, बस पकड़ के नहीं जाना पड़ रहा है कहीं पर भी, है ना। घर पे बैठे सब कुछ मिल रहा है, मुंह के पास आपके फोन है, फोन में आपकी पढ़ाई हो रही है। उनको वीणा बजानी नहीं आती है बेटा, बाजा बजाना नहीं आता है, सिर्फ गाना आता है मेरी तरह। वैसे मुझे मुझे बजाना भी आ जाता है, बट अभी गाने बजाने का टाइम नहीं है ना। ठीक है, अभी फिलहाल पढ़ाई का टाइम है। तो आपको क्या क्या सब कुछ मिल रहा है घर बैठे, है ना। अपनी मतलब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बिस्तर पर ही सब कुछ है। हाँ, सभी चुप हो जाओ अभी। तो बिस्तर पर आपको सब कुछ मिल रहा है, और फिर भी अगर आप नहीं पार पा रहे हैं, है ना, फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा गाते होंगे। अच्छा गाते होंगे, हाँ सुना नहीं ना गाते हुए। ओके ओके। तो यहाँ पर कहा है कि इतना सामान पाकर भी मनुष्य संसार सागर के पार ना जाए, तो उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए ना। मतलब कि खुद आत्महत्या कर रहा है व्यक्ति। क्यों आत्महत्या कर रहा है? क्योंकि इतना सब कुछ है, इतनी सारी फैसिलिटीज है जैसे आप लोगों के पास है ना। हमारे समय में ऐसा नहीं था। वैसे मैंने नेट जेआरएफ की तैयारी तो बिल्कुल घर पे बैठ के की है, बट और अब तो होता ही है, लेकिन पहले नहीं था ऐसा। पहले टाइम में ऐसा नहीं था। तब जाना पड़ता था, बाहर जाकर के पढ़ना पड़ता था। अब इतनी सारी फैसिलिटीज हैं, अब तो बच्चे स्कूल भी जाते हैं, घर पे आके ऑनलाइन क्लासेस अलग से, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अपने ज्वाइन कर रखे हैं, और घर आके अलग से क्लासेस लेते हैं, घर में अलग से पढ़ते हैं। और मतलब सेल्फ स्टडी अलग से करते हैं, स्कूल वाली स्टडी अलग से करते हैं, जो ऑनलाइन स्टडी होती है उसको अलग से करते हैं। मतलब दुनिया बहुत बहुत आगे जा रही है ना। ये बेइज्जती है या तारीफ? हाँ। तो अब देखो, आप अपने लिए सोचो कि आपके पास सारी फैसिलिटीज है, हर चीज है,
है ना, घर पे बैठे आप पढ़ाई कर रहे हो और मतलब नोट्स बना रहे हो, आपको सब कुछ मिल रहा है। बस कमी कहाँ पर है? सिर्फ डेडिकेशन में कमी है ना? हम अपने आप को डेडिकेट नहीं कर पाते। तो संसार में इतना सब कुछ है, अब इतना सामान पाकर भी मनुष्य इस संसार के सागर से पार ना जाए तो उसको क्या कहना चाहिए? आत्महत्या है, वो अपनी हत्या कर रहा है। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। अंग्रेजों के राज्य में सब प्रकार का सामान पाकर, अवसर पाकर भी हम लोग जो इस समय उन्नति ना करें, तो केवल तो हमारे केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोप ही है। तो बता रहे हैं कि अंग्रेजों का राज्य था उस समय, और अंग्रेजों ने मतलब क्या किया था, बहुत सारी फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करी थी इंडिया में, है ना? जबकि इंडियंस इतने ज्यादा फॉरवर्ड नहीं थे और हो भी नहीं सकते थे वो इतनी जल्दी से अगर अंग्रेज नहीं आते। मतलब अंग्रेजों के आने से कहते हैं ना कि अंग्रेज आए और उन्होंने गुलाम बना कर रखा, ये वो। हाँ, अत्याचार करते होंगे वो, मतलब करते थे। देखा नहीं है तो हम यही कह सकते हैं हिस्ट्री पढ़ के कि अत्याचार करते होंगे, है ना? तो लेकिन जितनी ज्यादा इन्होंने फैसिलिटीज दी हैं इस देश में, है ना, इस देश की तरक्की जब जितनी हुई है वो अंग्रेजों की वजह से ही हुई है। अगर अंग्रेज नहीं होते तो इतना भी नहीं होता, है ना? तो उन्होंने मतलब किया तो कुछ कुछ चीजें अपने स्वार्थ के लिए, कुछ कुछ चीजें की हर चीज उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए ही की है। अगर हम बच्चन वाली बुक पढ़ेंगे, अभी इस बार उसको पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाया, और अगर टाइम होता तो उसको हम पढ़ते अच्छे से। तो उसमें सब कुछ बताया हुआ है कि कैसे कैसे अंग्रेजों ने इस देश में काम किया, और कैसे कैसे उन्होंने फैसिलिटीज को जो है प्रोवाइड किया हमारे देश में। उसमें बताया हुआ है साफ साफ कि जो रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन अंग्रेज ही लेकर आए थे इंडिया में, है ना? तो उन्होंने वो रेलवे लाइन क्यों लेकर आए, क्यों बिछाई उन्होंने वो? इसलिए कि वो मतलब आयात निर्यात वो कर सके, मतलब सामान इधर से उधर ले जा सकें। तो यहाँ से इंडिया से सामान ले जाते थे वो ट्रेन के थ्रू अपने देश में, है ना? तो इस वजह से उन्होंने वो किया था, लेकिन वो हमारे लिए अब फायदे की बात है ना? हर बार टाइम नहीं मिलता किस चीज का। तो बता रहे हैं कि अंग्रेजों के राज्य में भी सब प्रकार का सामान है, क्योंकि अंग्रेजों का जो देश है वो तो बहुत फॉरवर्ड है, बहुत आगे है, और अमेरिका को देखेंगे तो इंडिया से कई साल आगे है वो। तो उनकी जो कंट्रीज हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, है ना? और इंडिया इतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, और जितना है वो सब अंग्रेजों की वजह से ही है। तो बता रहे हैं कि इतना सारा सामान पा करके, क्योंकि इतनी सारी फैसिलिटीज जो है उन्हीं की देन है। अ, अवसर पाकर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इस समय उन्नति नहीं कर रहे हैं अगर, तो फिर ये हमारा अभाग्य है, या फिर परमेश्वर का कोप हमारे ऊपर हो सकता है कि हम उन्नति नहीं कर पा रहे। अदरवाइज हमें उन्नति करनी पड़ेगी। पूरा पढ़ने के लिए मतलब क्या? पूरा पढ़ने के लिए पूरी पूरी बात लिखा करो, फिर मुझे बार बार पूछना पड़ता है ना। तो क्या, अगर हम नहीं कर रहे हैं फिर भी उन्नति, है ना? जैसे कि हॉस्पिटल्स जो हैं वो भी उन्होंने ही बनवाए यहाँ पर, और जितने स्कूल्स खुलवाए, जो एजुकेशन है वो भी उन्हीं की देन है। मतलब जो जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें चीजें हैं सब अंग्रेजों की देन है। लेकिन अगर हम फिर भी उन्नति नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम उसी आलस, उसी सुस्ती में और उसी फेलियर में पड़े हुए हैं, है ना? तो अगर फेलियर है लाइफ में तो ये हमारा अभाग्य है, और परमेश्वर का कोप हम पर हो सकता है कि हम फेलियर में पड़े हैं। तो हमें क्या करना है आगे बता रहे हैं। सांस और अनुमोदन से एकांत रात में सूने रंग महल में जाकर भी बहुत दिनों से प्राण से प्यारे परदेसी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा भी, उसका लाज उसका लाज से मुंह भी ना देखे और बोले भी ना, तो उसका अभाग्य ही है। वह तो कल परदेश चला जाएगा। वैसे ही अंग्रेजों के राज्य में भी जो हम मेंढक, काठ के उल्लू, पिंजड़े के गंगाराम ही रहे, तो फिर हमारी कमबख्ती फिर कमबख्ती ही है। तो बता रहे हैं कि अंग्रेजों के राज्य में जो हम मेंढक ही बने रहे। मेंढक क्या? कुएं का मेंढक, कूप का मेंढक, है ना, ऐसे कहते हैं ना। तो कुएं का जो मेंढक है,
अगर वो कुएं में ही रह जाए, कहते हैं जो कुएं का मेंढक होता है कुएं में ही रहता है, वो बाहर नहीं जाता, तो हम कुएं के मेंढक ही रह जाए, फायदा क्या है हमारा, है ना? काठ के उल्लू ही रह जाए, पिंजड़े में ही रह जाए कैद, और हम कुछ कर ही ना पाए लाइफ में, तो कमबख्ती है, ऐसा बता रहे हैं, है ना? तो इसको रिलेट करते चलेंगे अपने साथ, आपको भी सीखने को मिलेगा, मतलब अपनी लाइफ के लिए भी सीखने को मिलेगा, और वैसे इस निबंध से तो हम सीख ही रहे हैं, है ना? मतलब जो हमारे एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है वो हम सीख ही रहे हैं। बाकी अब अपनी लाइफ को लेकर के भी आपको सोचना है कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं और हमें कहाँ होना चाहिए। ठीक है? तो हमें सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं, हर फैसिलिटीज हमने फीस भरी है, और हम घर पे बैठे बैठे पढ़ रहे हैं। और मतलब पहले तो ये है कि अगर आपको बाहर जाना है, आपको नहाना धोना पड़ेगा, नए कपड़े पहनने पड़ेंगे, फिर आपको बस लेनी पड़ेगी, बहुत हड़बड़ाहट में घर से निकलना पड़ेगा, खाना कभी कभी खाया कभी नहीं खाया, ऐसे ही होता है ना, स्कूल जाते थे तो ऐसे ही होता था, कॉलेज जाते ऐसे ही होता था, है ना? तो कभी खाना खाया नहीं खाया, और कई बार लेट हो गए तो ऐसे ही भागना पड़ता है बिना खाना खाए, फिर पूरा दिन भूख भूख लगी रहती है। तो मतलब बहुत सारी बातें हैं, कई बार नींद पूरी नहीं होती है तो वैसे ही आलस में चले जाते हैं, उठ करके जाना पड़ता है, जरूरी है जाना, है ना? कई बार रात को लेट सोए तो सुबह आंख नहीं खुलती है, बड़ी मुश्किल से उठ करके जाना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उठो, बिस्तर में ही लेटे लेटे क्लास ले लो, है ना? क्लास तो अभी मुंह के पास ही है, तो उठो और बिस्तर में क्लास ले लो, ना आपको मुंह धोने की जरूरत है, ना आपको तैयार होने की जरूरत है, ना आपको नए कपड़े पहनने की जरूरत है, कोई कोई परेशानी कोई दिक्कत ही नहीं है ना? अब घर पे बैठे सो के क्लास ले सकते हो, लेट के बैठ के खाते पीते जैसे मर्जी, कोई मतलब दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कोई बस नहीं पकड़नी, कोई जल्दबाजी नहीं है, घर पे बैठे क्लास ले सकते हो। बट क्या हो रहा है आगे? क्या हम जो जितनी फैसिलिटीज हैं उसके अकॉर्डिंग काम भी कर रहे हैं? क्या हम उसके अकॉर्डिंग उन्नति भी कर रहे हैं, या फिर हम वही कूप के मेंढक या कुएं के मेंढक की तरह, काठ के उल्लू की तरह और पिंजड़े के गंगाराम की तरह ही है? अगर हम उसी की तरह है, ये कूप की मेंढक की तरह ही एक जगह पर सीमित है और स्थिर है कि बस अब यहाँ से हिलना नहीं है, उन्नति नहीं है, तरक्की नहीं कर रहे हैं, तो देखो अपने आप को चेक करो कि हम कहाँ पर खड़े हैं, है ना? तो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करो, क्योंकि इतनी ज्यादा फैसिलिटीज होने के बावजूद तो हमें कहाँ होना चाहिए, है ना? अपनी मंजिल वाले रास्ते में बहुत नजदीक हमें मंजिल के हो करके उस मंजिल तक पहुंचना है। गंगाराम, तो गंगाराम ही नहीं बने रहना है ना? ओके, आगे है, गंगाराम नहीं बने रहना, सत्य का प्रकाश फैलाना है, ठीक है? हाँ, बहुत लोग ये कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती। बाबा, हम क्या उन्नति करें, है ना? मतलब कि अब क्या करें, अब पेट, मोटिवेशनल निबंध है। हाँ जी, मोटिवेशनल है, और कुछ कुछ ज्यादा मोटिवेट कर रही हूँ आपको मैं, है ना? इतना मैं चाहती तो मैं फटाफट इसको पढ़ करके खत्म कर देती, बट मैं आपको मोटिवेट इसलिए कर रही हूँ ताकि आप, आपके पास जो समय बचा है ना उसको आप सही से यूटिलाइज कर ले। थोड़ा समय बचा है, लेकिन उस थोड़े समय को आप बहुत बना सकते हो। उस 1 महीने को आप 6 महीने बना सकते हो। वो तभी बना सकते हो जब आप मेहनत करोगे अच्छे से, राइट? तो मेहनत करो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी पढ़ सकता है ना? तो पढ़ो। हम्म। और सत्य प्रकाश मतलब, बहुत लोग ये कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती। बाबा, हम क्या उन्नति करें? तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून की सूझती है। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे से उन्नति के कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं है? है ना? अब बहुत बहाने हो सकते हैं लोगों के पास, यहाँ पर बता रहे हैं कि तुम्हारा मतलब तुम तो ये कहोगे कि हमें पेट के धंधे के मारे छुट्टी नहीं रहती, तो हम कैसे उन्नति करेंगे, हमें तो कमाना पड़ता है। जी मैम, आपकी बातों को मानता हूं मैं, ओके, गुड। बातों को मानेंगे तो आपको फायदा होगा, है ना? अच्छा, तो बहाने आपके पास भी हो सकते हैं मैम। बच्चे
स्कूल भेजने पड़ते हैं ना, हमारी क्लास में है लड़कियां, मैम बच्चे हैं, स्कूल भेजना पड़ता है, सुबह तैयार करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, पति को भेजना पड़ता है ऑफिस, है ना। बहुत सारे बहाने हैं, सास ससुर हैं, घर है, परिवार है। और जो अनमैरिड है उनकी अपनी अलग प्रॉब्लम है ना। अनमैरिड जो है उनकी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको भी किसी किसी को खुश करना पड़ता है, तो यहाँ पर मैं नहीं बोलूंगी, है ना। तो ठीक है, खुश कर रहे हैं आप, अपने बारे में भी सोचा आपने कि हम कहाँ पर स्टैंड है अभी, तभी तो पढ़ पाएंगी। तो मतलब बहुत सारे बहाने हैं हमारे पास, बना सकते हैं हम बहाने कि मुझे ये काम है, मुझे ये काम है, मेरा ये है, जब अकेले होंगे। हाँ, तो अपना अलग अलग टेंशन हर एक व्यक्ति की है। अब जो मैरिड है वो सोचते हैं हम परेशानी में है ज्यादा, जो अनमैरिड है वो अपनी, उनकी अपनी परेशानी अलग है ना। कुछ तो आशिकी में फंसे रहते हैं, तो वो उनके उनके दिन उसी में बीतते हैं, उनकी रातें भी उसी में बीतती हैं। अगर आप उसी चीज में फंसे होंगे तो कैसे पढ़ पाएंगे बताओ। तो पढ़ना, पढ़ने के लिए आपको बिल्कुल सेपरेट होना पड़ता है, इन सारी चीजों से दूर होना पड़ता है, तब जा करके सफलता मिलती है ना। और जो फंसे रहते हैं ना वो ज्यादा उन्नति नहीं कर पाते हैं, वो वहीं पर जो मतलब वो मतलब बड़ी बड़ी पोस्ट पर नहीं जा पाते, वो बस छोटे में ही गुजारा, थोड़े में ही गुजारा कर लेते हैं। तो हर चीज का ध्यान रखते हुए आपको चलना है कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। अब बहाने हम बना सकते हैं। मैंने आपको नहीं पूछा है कि आपकी परेशानी है या नहीं, है ना। मैं सब बच्चों से यहाँ पे बात कर रही हूँ, और मतलब ठीक है भाई, मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको कैसे चलना है। गधों को कोई नहीं मिलता, नहीं गधियां तो मिल ही जाती हैं, टेंशन मत लो। तो ऐसा है कि मतलब फंसना नहीं है, फंसे नहीं रहना है, अपने आप को आजाद करके, सेपरेट करके, एक कमरे में बंद करके अपने अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। ये सब चीजें लाइफ में, ये सब चीजें चलती रहती हैं, ठीक है। मतलब अ, अभी का समय जो है आपका वो एग्जाम की तैयारी करने का है, ठीक है। तो उसको जितना आपके पास समय बचा है उसको सही से यूटिलाइज करो। और कुछ कुछ लोगों का ऐसा होता है, वो लड़ते ही रहते हैं, अब लड़ाई में ही फंसे रहेंगे, बताओ कैसे दिमाग लगेगा पढ़ाई में। नहीं ना, क्रोध के मारे तो वैसे ही दिमाग खराब रहेगा। अब पढ़ लो, कितना पढ़ना है, कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। तो पढ़ना है ना, तो अपने आप को मतलब ऐसा कर लो कि ना किसी का कोई लड़ाई झगड़ा करो, जहां भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है वहां भाग लो वहां से बस, है ना। तो अगर आप वहां से भाग जाओगे तो बचे रहोगे, आपका दिमाग भी खराब नहीं होगा और आप पढ़ भी पाएंगे। तो फालतू पचड़ों में मतलब हाथ नहीं डालना है कि हाँ चलो हम चले हैं समाज का भला करने, पहले अपना भला कर लो। अपना भला करोगे तभी आप समाज का बाद में कर पाओगे, जब आपका खुद का हो जाएगा। बहाने हम बहुत तरह के बना सकते हैं, मेरे पास काम है ना। मेरे जैसे कल अंकिता कह रही थी, मेरे घर पे गेस्ट हैं, मैम गेस्ट को खाना खिलाना पड़ता है ना। अरे मैंने ताने नहीं मारा था, वो मेरे मुंह से निकल गया। तुम कहते क्यों हो फिर ऐसी बातें, मत क्या करो। सॉरी, वैसे आज बर्थडे भी है ना आपका, तो ऐसी ऐसी बातें मत किया करो, ठीक है। नहीं तो फिर मेरे मुंह से निकल गया वो, मैं सॉरी। तो क्या करना है आपको, बहाने नहीं बनाने कि हाँ हमें तो अपना पेट पालना पड़ेगा, छुट्टी नहीं रहती है, क्या करेंगे, कैसे उन्नति करेंगे। बहाने हम जितने मर्जी चाहे हम गढ़ सकते हैं, जितने मर्जी चाहे हम बना सकते हैं। बट जिसने उन्नति करनी है, जिसने तरक्की करनी है, जिसने सफल होना है, वो हर एक परेशानियों को लांघते हुए बहुत आगे जाएगा, है ना। तो जिसने उन्नति करनी है वो परेशानियों को नहीं देखेगा, वो किसको देखेगा, अपनी मंजिल को देखेगा। और जो सच्ची में उन्नति कर जाते हैं, जो अपनी मंजिल को पा जाते हैं, उनको उनकी उनकी सक्सेस स्टोरी को आप सुनना, है ना। परेशानियां तो सबकी लाइफ में चलती हैं, आती हैं, और सभी की लाइफ में ये मतलब रहता है कि हाँ बिजी हैं। लेकिन उस बिजी स्केड्यूल से आपको टाइम निकाल करके आगे जाना और अपने कामों को करना एक बहुत बड़ी बात है। आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो टाइम का, है ना। तो किस तरह से आप यूटिलाइज कर रहे हो अपने समय का, तो वो देखा जाता है, वो मेन बात होती है।
आपको आपकी प्रॉब्लम्स को कोई नहीं देखेगा जब आप सक्सेस हो जाओगे, आप किस किस प्रॉब्लम से होकर के गुजरे थे, है ना। बता रहे हैं कि उसने एक हाथ से अपना पेट भरा और दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। अब क्या कि मतलब क्या है कि प्रॉब्लम्स के होते हुए भी आप आगे बढ़ रहे हो, कांटों के होते हुए भी आप एक हाथ से कांटे हटाते जा रहे हो, दूसरे से मेहनत करते जा रहे हो, काम करते जा रहे हो। मतलब आपका कोई भी हाथ जो है वो फ्री नहीं है ना। आप दोनों हाथों का इस्तेमाल करो, दो हाथ दिए आपको, दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रहे हो आप, है ना। बुद्धि दिए, बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हो। मतलब जो कुछ आपके पास है, अब ये नहीं है। अब कुछ बच्चे, मतलब कुछ लोग हैं, मान लो उनके पास हाथ पैर ही नहीं है, है ना। हाथ पैर नहीं है लेकिन दिमाग तो है, दिमाग से तो वो कर सकता है ना कुछ ना कुछ। तो जितना कुछ है उसमें धन्यवाद और उसी में संतुष्टि के साथ उसी में आगे बढ़ना है। जितना आपको दिया है उसी में करके दिखाना है ना। ऐसे नहीं कि है नहीं मेरे पास। कुछ तो ऐसे होते हैं, मैं गरीब हूं, मेरे पास है ही नहीं कुछ, है ना। तो होते हैं, गरीबी भी होती है, एक चीज है गरीबी। और फैसिलिटीज नहीं होती हैं कुछ लोगों के पास, कुछ बच्चों के पास, है ना। क्योंकि हमने भी बहुत ज्यादा गरीबी देखी है, मतलब अपने टाइम में। लेकिन फिर भी आप पढ़ करके आप आगे निकले हो तो बहुत बड़ी बात है ना। हमारे पास तो नोटबुक्स ही नहीं होती थी, कॉपियां ही नहीं होती थी। एक बार ले लेते थे साल में एक बार, उसके बाद खत्म हो गई तो कोई नहीं पूछता था। तो मतलब इतना होने के बावजूद आप कैसे हैंडल कर रहे हो सारी सिचुएशन को, कैसे कर रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, कैसे चल रहे हो आगे। तो वो सारी चीजें मैटर नहीं करती है बाद में, उन सारी चीजों को कोई नहीं पूछता है, कोई नहीं देखता। आप जब सक्सेस हो जाते हैं तो सिर्फ आपकी सक्सेस देखी जाती है, आपकी ग्लोरी देखी जाती है, उसके पीछे की स्टोरी नहीं देखता कोई भी, है ना। तो जब आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे वो एक बहुत बड़ी बात है। तो कांटों को हटाते रहें, परेशानियों को हटाते रहें, और फिर जाकर के आप क्या करें, अपना अपनी वाले रास्ते की तरफ बढ़ते जाएं। बहाने बनाना बंद करें, है ना, क्योंकि बहाने जितना बनाएंगे उसका कोई फायदा ही नहीं है। तो जितना मर्जी हम चाहे बहाने बना सकते हैं। तो बहानों को साइड में करते हुए अपने टारगेट को करें कि उस टारगेट को हमें अचीव करना है। तो बता रहे हैं कि इंग्लैंड में क्या किसान नहीं है, वो क्या खेती बाड़ी नहीं करते हैं, है ना। वहां पर क्या गाड़ी चलाने वाले नहीं, क्या मजदूर नहीं है वहां पर, क्या कोचवान नहीं है वहां पर, सब कोई तो है वहां। लेकिन वो सारे मेहनत करते हैं। कोई भी अपने काम को छोटा बड़ा नहीं समझता है ना। कुछ कुछ ऐसे होते हैं, मेरा काम छोटा है, मतलब तो मुझे शर्म आ रही है, मैं कैसे करूं। अब मान लो कोई जूते साफ करने वाला है, उसको शर्म आ रही है ना। यहाँ इंडिया में ऐसा होता है, उसको शर्म आ रही है, मैं जूते साफ कैसे करूं सबके सामने, लोग क्या बोलेंगे मुझे। भाई काम है, आप ईमानदारी से कर रहे हो बस, है ना। पेट भर रहे हो और आप आगे बड़ी मंजिल पर पहुंचने के लिए मेहनत कर रहे हो, बड़ी बात है। तो वहां पर इंग्लैंड में, या फिर हम जो दूसरी कंट्रीज है अगर हम वहां पर देखेंगे, तो वहां पर कोई शर्म नहीं करता है काम की। बच्चे स्कूल जाने से पहले गाड़ियां साफ करते हैं लोगों की, जूते भी साफ करते हैं, फिर जाते हैं वो स्कूल। और वहां पर मतलब ऐसा नहीं होता है। वहां पर क्या होता है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो माँ बाप के साथ नहीं सोता है बच्चा, उसको अलग से पहले ही डाल दिया जाता है कि सेल्फ डिपेंडेंट होना उसको शुरू से ही सिखा देते हैं, है ना। तो आप मतलब हमें क्या करना है, मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रही हूँ आप लोगों के साथ, कि आपको ऐसा ना लगे कि मैम आज हमें बोलते जा रहे हैं, है ना। तो इसके साथ ही रिलेट हो रहा है ये निबंध के साथ, इसलिए तो क्या करना चाहिए कि कोई भी काम की शर्म नहीं है, आप कमा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ईमानदारी से कर रहे हो तो ठीक है। बट आप अभी छोटे लेवल पर हो, छोटे स्टेप पर हो, अभी आप जैसे कुछ बच्चे हमारी क्लास में हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, है ना। तो अभी आपने ट्यूशन से शुरू किया है, आप एक दिन असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनेंगे। बट अगर आप ट्यूशन वाले काम को छोटा समझ रहे हो और उसी को ईमानदारी से नहीं कर रहे हो, उसी को करते हुए आपको ऐसा लग रहा है कि यार कैसे करूं, लोग क्या बोलेंगे, शर्म आ रही है ना। तो अगर आपने शुरू किया है कोई काम, मतलब छोटा बड़ा नहीं है ना। अब सोचें आप कि हाँ हम तो ट्यूशन पढ़ाते हैं, हम कौन सा बड़ी पदवी पर है। बड़ी पदवी पर भी पहुंच जाएंगे, यहाँ पर तो वफादारी दिखाओ जहां पर आप हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लाइफ में वफादारी दिखाओ। ऐसे नहीं कि क्लास में आए बीच में गायब,
है ना? और जैसे कुछ लोग आते हैं यहाँ नमस्ते करने और फिर चले जाते हैं, फिर गायब है, पता ही नहीं है कहाँ है, कोई क्लास अटेंड नहीं की, कुछ नहीं, बाद में फिर बोलेंगे हम हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, मैम ने पढ़ाया नहीं था अच्छे से, है ना? फिर कई बहाने बन जाते हैं। तो हम कहाँ पर, हम क्या कर रहे हैं? अब कुछ बच्चों का कहना है मैम लाइव हम देख नहीं पाते, रिकॉर्डेड देखने का मन नहीं करता, तो क्या पढ़ना ही नहीं है ना? तो अपने अपने बहाने सबके पास है। किसी देश में किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहां खेत जोतते बोते हैं, वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल व मसाला बनावे जिससे इस खेत में आगे से दून अनाज उपजे। अब बता रहे हैं कि हर एक देश में भूखे लोग होते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जिसको खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना? ऐसे कोई नहीं है जो चार्जिंग से चलते हों और रिमोट से चलते हों या फिर रोबोट हो, है ना, या पेट्रोल से चलते हो, ऐसा कोई नहीं है। हर एक व्यक्ति को खाना खाना ही पड़ता है, पेट भरना ही पड़ता है। पर वो लोग क्या करते हैं, खेत में जोते बोते हैं, है ना, खेत में काम करते हैं, छोटे लेवल पर काम करते हैं, बट उसके साथ उनकी सोच बड़ी होती है। वो देखते हैं कि ऐसा कौन सा अनाज उपजाया जाए, कौन सी खेती बाड़ी ऐसी की जाए या किस तरीके से की जाए कि अगले अगली बार जब हम खेती करें तो उससे दुगना, जितना हमने अभी अभी पाया है, इतना जितना अनाज अभी बटोरा है, उससे दुगना हम अगली फसल में बटोरें। ठीक है? तो वो सोचते हैं उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, कैसे बिजनेस को बढ़ाया जाए, बिजनेस से तो कैसे बढ़ाया जाए। स्कूल के लिए जाना है, ओके आप चले जाओ। तो वो सोचते हैं कि आगे कैसे बिजनेस को बढ़ाया जाए या खेती बाड़ी को बढ़ाया जाए, या फिर जो अनाज है वो ज्यादा फसल खेत में आए, और ज्यादा अनाज यानी कि दुगने लेवल पर आए, तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, है ना? वो प्लानिंग करते हैं। अब आपको भी यही यही प्लानिंग करनी है ना? आज थोड़ा सा आप कर पा रहे हो, आपको कल को ज्यादा करना है। आज आप आज आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, कल को आपको ज्यादा पढ़ना है और ज्यादा, है ना? तो ऐसे धीरे 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 टाइम बढ़ाते जाना है। तो ऐसे आप टाइम बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, आपके लिए फायदा होगा। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं, है ना? ऐसे नहीं कि हाँ अब ये अखबार पढ़ना तो बड़े लोगों का काम है, मुझे क्या जरूरत है, मैं तो सिर्फ गाड़ी तो चलाता हूँ, अखबार पढ़ के मैं क्या करूंगा। यहाँ के लोगों की सोच ऐसी होती है ना, इंडियंस की, अखबार पढ़ के मैंने क्या करना, पढ़ लिख के मैंने क्या करना, छोड़ो परे, है ना? अखबार पढ़ के क्या हो जाएगा, छोड़ो। नहीं, जब मालिक उतर कर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी वक्त कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा और गप करेगा, तो गप भी निकम्मी। वहां के लोग गप ही में देश के प्रबंध छांटते हैं। तो बता रहे हैं कि जो मतलब ड्राइवर होता है गाड़ी का, अगर उसका मालिक कहीं चला जाए बाहर उतर कर किसी दोस्त के यहाँ और कहता है कि तुम यहीं वेट करो मेरा, मैं अभी आता हूँ, दोस्त को मिल करके, है ना? वो अब मालिक भी तो किसी काम से गया है, ऐसे तो नहीं कि फालतू दोस्ती कर के चक्कर में वहां पर मतलब गप्पे मारने गया है या फिर फालतू टाइम वेस्ट करने गया है। वहां पर कोई टाइम वेस्ट नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर देखो, जब मालिक उतर कर किसी दोस्त के यहाँ गया, मतलब वहां पे ऐसा होता है कि कोचवान गद्दी के नीचे से अखबार निकालता है, मतलब जितना समय उसको मिला है ना, उसको भी वो सही से यूटिलाइज करता है ज्ञान को बढ़ाने के लिए, है ना? लेकिन यहाँ के लोग क्या करते हैं, जब कोचवान मतलब क्या करेगा, अगर उसका मालिक गया है दोस्त के यहाँ, तो कोचवान क्या करेगा, हुक्का पिएगा या फिर गप मारेगा, मतलब निकम्मी बातें करेगा। गप भी निकम्मी, ऐसे भी नहीं कि कोई काम की बात, है ना, निकम्मी बातें करेगा। तो वहां के लोग गप ही में देश के प्रबंध छाड़ते हैं। सिद्धांत यह कि वहां के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक क्षण भी व्यर्थ ना जाए, मतलब एक क्षण मतलब एक भी क्षण व्यर्थ ना गवाए वो, है ना? तो एक भी पल वेस्ट नहीं करते हैं। सोचो कि क्यों हमारे से इतना आगे हैं जो दूसरी कंट्रीज हैं, क्यों? क्योंकि वो टाइम वेस्ट नहीं करते। और क्या होता है इंडिया में, फालतू बातें शुरू हो गई तो बस फिर खत्म होने का नाम नहीं है। फोन कॉल आ गई किसी की तो 3 घंटे से पहले मजाल कॉल कट जाए, है ना? कितने लोग ऐसा करते हैं?
आगे से आगे, आगे से आगे, कई मतलब मुझे भी कई बार ऐसी कॉल्स आती हैं, तो बाय बोलना मुश्किल हो जाता है। बोलूँगी बाय, चलो ठीक है बाय, उतने में दूसरी बात स्टार्ट। तो मतलब अब सोचना पड़ता है इसकी कॉल उठाऊँ कि नहीं उठाऊँ? तो सोच समझ के मतलब कॉल उठाती हूँ। पहले-पहले बहुत फँस जाती थी कि ठीक है अब बाय बोलती हूँ। जैसे ही बाय बोलने लगूँगी उस दिन दूसरी बात स्टार्ट। फिर से बाय बोलने लगूँगी तीसरी बात स्टार्ट। 30 मिनट पर डे। हुँ। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि एक भी पल व्यर्थ नहीं गँवाते हैं। और यहाँ पर तो और बातें भी फालतू, ऐसे भी नहीं कि कोई काम की बात, है ना? और स्टार्ट हो जाते हैं फिर। और ज़्यादातर तो लेडीज़ ऐसा करती हैं। मतलब ऐसे स्टार्ट हो जाती हैं कि क्या बनाया आज? क्या खा रहे हो आज? है ना? कैसा मौसम है आज? क्या मतलब बेसिर पैर की बातें। गर्ल्स को ब्लॉक कर दिया। हाँ, तो यही करना पड़ता है। अब कुछ लोग होते हैं ना जिनको ब्लॉक भी नहीं कर सकते हैं और कॉल उठानी भी पड़ती है। बट मतलब बहुत सोच समझ के कॉल उठानी पड़ती है कि हाँ, इसकी कॉल उठाए या नहीं। नहीं तो मैं फालतू बात करती ही नहीं हूँ किसी से। मतलब मैंने अब ऐसा बना लिया है कि ठीक है, पता है मेरे को ये टाइम वेस्ट करने वाला है बंदा, तो इससे बात ही ना करो बस। तो ऐसा मतलब ऐसी बातें करेंगे, है ना? आज ठंड बहुत है, आज गर्मी बहुत है, आज ऐसा मतलब फिर अपने मतलब उनके घर की बातें शुरू हो जाती हैं, औरतों का ऐसा होता है, अपने घर की बातें, फिर पति की बातें, फिर सास-ससुर की बातें, ऐसा है, वैसा है, वो इतना बुरा है, वो इतना अच्छा है, बस वो सब चलता रहता है। तो मतलब ये फालतू टाइम वेस्ट, इससे अच्छा है कि आप कुछ ज्ञान की बातें कर लो, किसी के फ़ायदे की बातें कर लो, है ना? और कुछ पढ़ लो, कुछ ज्ञान हासिल कर लो, घर के काम निपटा लो, और ज़्यादा अच्छे से सफाई कर लो घर की। अगर टाइम है आपके पास, है ना? क्यों वेस्ट कर रहे हो? बट यहाँ यहाँ ऐसा ही होता है इंडिया में। बट बाहर अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पर वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर लोग टाइम वेस्ट नहीं करते और फालतू गप्पों में तो वहाँ टाइम बिताता ही नहीं है कोई भी। उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो, उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता है। तो बता रहे हैं कि निकम्मे लोगों को, जितने ज़्यादा निकम्मे लोग होते हैं उनको अमीर समझा जाता है। यार ये अमीर लोग हैं इसीलिए ये काम नहीं करते हैं, है ना? तो काम तो इसलिए नहीं करते क्योंकि निकम्मे हैं। बट उनको अमीर समझा जाता है कि इनको काम करने की क्या ज़रूरत है यार, ये तो बहुत अमीर लोग हैं। आलस्य यहाँ इतनी बढ़ गई है कि मलुकदास ने दोहा ही बना डाला। तो मतलब कि बता रहे हैं कि इतना ज़्यादा आलस है इस देश में कि मलुकदास को दोहा ही बनाना पड़ा, है ना? कि क्या अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो बता रहे हैं कि मलुकदास का दोहा है, ये आपके सिलेबस में है, तो ध्यान रखना इसको, ठीक है? अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। मतलब जो अजगर हैं उनको नौकरी चाकरी करने की जरूरत नहीं है, जो पंछी हैं उनको काम करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्यों करेंगे वो काम, क्यों करेंगे वो मेहनत, है ना? उनको कोई टेंशन ही नहीं है कि हमें कल के लिए कुछ फसल इकट्ठी करनी है या फिर आगे भविष्य के लिए फसल इकट्ठी करनी है ना? तो उनको भविष्य की चिंता नहीं है। दास मलुका कह गए सबके दाता राम, तो उन्होंने क्या कहा कि सबको देने वाले राम ही हैं, ईश्वर ही हैं सबको देने वाले, सबको सबका पेट पालने वाले। तो इसलिए चिंता मत करो, आलस में रहो, सुस्ती में रहो। मतलब एक्चुअली ये भारतेंदु के कहने का मतलब है, बट मलुकदास का ये कहने का मतलब नहीं है। मलुकदास ने ये मतलब संत कवियों में गिने जाते हैं, तो इनका मतलब ये है कि निर्भर हो जाओ ईश्वर पर, है ना? तो वहां पर इसका मीनिंग डिफरेंट है, बट यहाँ पर डिफरेंट वे से यूज होता है। समझ रहे हो ना बात को? यहाँ पर डिफरेंट वे से यूज किया हुआ है इसको। आलस्य का मूल मंत्र, हाँ जी, सही 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 ममता, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट। ऐसे कोरिलेट करके आप चीजों को पढ़ेंगे तो आपको जल्दी से समझ आएगी, है ना? तो यहाँ पर डिफरेंट वे से इसका यूज किया है भारतेंदु ने, बट इसका जो अगर हम वहां देखें तो इसका वे जो है वो डिफरेंट है। तो वो आप समझदार हैं, डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है? आगे देखते हैं। चारों ओर आंख उठाकर तो देखिए, चारों ओर आंख उठाकर देखिए, तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है। मतलब देखो, आंखें उठा के आपके आसपास भी देखो लोगों को आप,
इमेजिन करो, अब देखो कि कैसा है कि निकम्मे लोग भरे पड़े हैं हमारे चारों तरफ, है ना, कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या करते हैं जी? कुछ नहीं, विले है, काम नहीं है कोई, है ना। बिना काम करने वालों की चारों ओर बढ़ती है, रोजगार कहीं कुछ भी नहीं है। अमीरों, मुसाहिबी, दलालों या अमीरों के नौजवान लड़कों को खराब करना या किसी की जमा मार लेना, इनके सिवा बतलाइए और कौन रोजगार है जिससे कुछ रुपया मिले? तो मतलब रोजगार वही है, लूट मार करना बस। गलत संगति और लूट मार करना, यही रोजगार हो गया है मतलब लोगों का। चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है, गरीबी ही गरीबी है चारों ओर। क्यों गरीबी है? इसीलिए कि क्योंकि कोई काम ही नहीं करना चाह रहा है, सब वेले रहना चाह रहे हैं। तो काम करेंगे तो फिर गरीबी नहीं होगी, दरिद्रता नहीं होगी। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है, जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंक को छिपाए जाती है। तो दरिद्र कुटुंबी, जो गरीब पड़ोसी है ना, अपनी इज्जत को बचाता फिरता है। वो बस शो नहीं होने देना चाहता है लोगों के सामने कि मैं गरीब हूं। ठीक है। वैसे ही लाजवंती बहू बता रहे हैं कि वो अगर फटे कपड़े होगी तो वो शो नहीं होने देना चाहेगी कि मैं गरीब हूं, मेरे पास कपड़े नहीं है। तो इसी तरह से गरीब लोग हैं, है ना। और गरीबी क्यों है? क्योंकि काम नहीं करते हैं। वही दशा हिंदुस्तान की है। मुर्दम शुमारी का रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहां बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। तो मतलब जनसंख्या बढ़ रही है, पैसा घट रहा है। सो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा। तो मतलब कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा कि रुपया भी बढ़े, और रुपया बिना बुद्धि के ना बढ़ेगा। मतलब ऐसा तो कुछ करना पड़ेगा कि पैसा बढ़े हमारे पास। पैसा बढ़े तो क्या, बिन बुद्धि के तो नहीं बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ानी पड़ेगी पहले, है ना। और बुद्धि बुद्धि तो फालतू बातें करके नहीं बढ़ेगी, है ना। आज हमारे हमारे घर पे बहुत ज्यादा ठंड है, और आज मेरे पति ब्रेकफास्ट करके नहीं गए, आज नाराज होके चले गए हैं। आज मेरी बेटी भी ऐसी चली गई, उसने भी नहीं खाना खाया। ये बातें अगर आप कर रहे हो, अब नहीं मतलब औरतों की बात कर रही हूँ जो आपस में बातें करती है ऐसे, है ना। अब इससे क्या बुद्धि बढ़ेगी बताओ? चलो आदमियों का तो ये है कि वो बात करते हैं, लेकिन इतने ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। और जो जाते हैं वो भी बहुत ज्यादा डिटेल में चले जाते हैं। लेकिन ज्यादातर औरतें ऐसे करती है ना। और लड़कियां भी करती होंगी, आई डोंट नो, बट औरतों को करते हुए देखा है। तो वो अपने पति के बारे में, सास ससुर के बारे में ऐसा बताएंगी एक दूसरे को कि हाँ ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। और इससे क्या, कौन सी बुद्धि बढ़ जाएगी बताओ, है ना। अगर आपको अपने घर को संवारना है और आपको अपना रुपया बढ़ाना है, पैसा बढ़ाना है अपने पास, अपना बिजनेस बढ़ाना है और किसी मुकाम पर पहुंचना है, कोई मंजिल को हासिल करना है, तो उसके लिए आपको फालतू बातों से बिल्कुल दूर रहना पड़ेगा, है ना। फालतू के झगड़ों से, फालतू की बातों से, इधर उधर की बातों से, टाइम वेस्टेज की बातों से आपको दूर रहना पड़ेगा। तो रुपया बढ़ाना है ना, तो बुद्धि से बढ़ेगा, ना कि फालतू बातों से बढ़ेगा। तो बुद्धि बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बुद्धि वाले काम करने पड़ेंगे, किताबें पढ़नी पड़ेंगी, न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ेंगे, है ना। और जब जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से ज्ञान जो है, मतलब आपको लगेगा कि ज्ञान जो है वो बढ़ रहा है मेरे अंदर। जब ज्ञान बढ़ेगा तो आप समझ पाएंगे कि अब मुझे किस तरह से आगे अपने बिजनेस में उन्नति करनी है ना। किस तरह से मुझे अपने घर परिवार की उन्नति करनी है, किस तरह से अपने आसपास के लोगों की उन्नति करनी है, किस तरह से अपने गांव एरिया को अच्छा बनाना है, किस तरह से अपने देश की उन्नति करनी है। तो ये सारी चीजें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप बुद्धि की बात को पढ़ेंगे, बुद्धि की बात को समझेंगे, बुद्धि की बात को सुनेंगे। अदरवाइज फालतू बातें सुनने के लिए तो घंटों 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 बीत ही जाते हैं, है ना। तो उन चीजों से आपको दूर रहना चाहिए भाइयों। राजा महाराजों का मुंह मत देखो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतलाएंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। अब देखो, पंडितों पे आशा है, कथा सुनाएंगे, फिर ऐसा उपाय बताएंगे कि रुपया बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी। फिर पंडित पे क्यों निर्भर हो तुम? तुम्हारे तुम्हारे को बुद्धि नहीं दी है ईश्वर ने? तुम्हें परमेश्वर ने बुद्धि नहीं दी है क्या?
अगर तुम्हें दी है तो उसको क्यों नहीं यूटिलाइज करते तुम क्यों पंडित की कथा पे विश्वास करते हो, है ना? तो जाएंगे, बैठेंगे वहां पर, कथा सुनेंगे, भागवत चल रहा है, चलो वहां पर भागवत चल रहा है, बस लोगों को दिखाने के लिए वहां पर गए हैं कि हाँ हम भी भक्त हैं, भक्त भक्त दिखाने के लिए अपने आप को कि हम भक्त हैं। और वहां पे चाहे जाके चाहे सो रहे हैं, चाहे दिमाग इधर उधर भटक रहा है, चाहे वो सुन भी नहीं रहे हैं वहां जाकर के, और कई तो सो ही जाते हैं। तो पंडित की कथा पे विश्वास है, अपने ऊपर विश्वास नहीं है, अपने आप कुछ नहीं करना है ना? अपने आप कोई मेहनत नहीं करनी है। तो बुद्धि तुम्हें दी है तो उसको क्या करो, यूटिलाइज करो उसको, उसको काम में लाओ उस बुद्धि को। तुम आप ही कमर कसो, बता रहे हैं यहाँ पर भारतेंदु, क्या बोल रहे हैं? आप ही कमर कसो, अपनी अपनी कमर बांध के खुद तैयार हो जाओ कि अब मुझे दौड़ना है, मुझे। अब कोई कोई योद्धा होगा तो वो कमर को बांधेगा सबसे पहले, क्योंकि कमर जो है वो मेन हिस्सा होती है हमारी बॉडी का, है ना? जिस पूरी बॉडी जिस पे डिपेंड करती है। कमर अगर आपकी मजबूत है तब आपका पूरा शरीर मजबूत है, तब आप भाग सकते हो अच्छे से, है ना? और कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता अगर आपकी कमर बंधी हुई है। तो कमर को बांधना बहुत ज्यादा जरूरी है, आलस को छोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो कमर बांध करके आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली, फूस, मूर्ख, बोधे, डरपोक पुकरवाओगे? कब तक? कई लोग तो खुद को खुद ही ऐसे पुकारते हैं, है ना? हमारी क्लास में भी तो गधे, है ना, मूर्ख, ऐसे खुद ही बोलते हैं अपने आप को। तो ये बता रहे हैं कि आलस छोड़ो। कब तक अपने आप को जंगली कहलवाओगे तुम? कब तक अपने आप को मूर्ख, बोधे और डरपोक कहलवाओगे तुम? दौड़ो इस घुड़दौड़ में, है ना? क्या करना पड़ेगा? घुड़दौड़ है, एक से एक तेज चलने वाला घोड़ा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो उस कंपटीशन में अपने आप को शामिल करो पहले, है ना? जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं। तो मतलब अगर घोड़े दौड़ते हैं तो वो मंजिल तो प्राप्त कर ही लेते हैं, पहुंच ही जाते हैं मंजिल पर। बट क्या करना है? उस दौड़ में, उस रेस में शामिल होना है। अब आप रेस से बाहर हैं तो अच्छा, आपके लिए नहीं है। हाँ, रेस सबसे मेन अहम हिस्सा, रेस। कुछ लोग तो रेस में ही नहीं आते, हिस्सा ही नहीं लेते हैं दौड़ में। क्यों? उनको डर है, मतलब डर नहीं है, उनको आलसी है ना? नहीं नहीं, हमने नहीं जाना है, हमने हिस्सा ही नहीं लेना, पार्टिसिपेट ही नहीं करना है ना? कई कई बच्चे ऐसे होते हैं, वो टेस्ट से डरते हैं। स्कूल में आपने बहुत किया होगा ऐसा, आज टेस्ट है, आज मैडम नहीं आनी चाहिए, हम बहुत ऐसे करते थे, आज मैम नहीं आनी चाहिए, आज इंग्लिश वाले मैम, आज हिस्ट्री वाले मैम नहीं आने चाहिए, है ना? हम प्रेयर करते थे, प्लीज गॉड आज हिस्ट्री वाले मैम नहीं आने चाहिए, आज हिंदी वाले मैम नहीं आने चाहिए, आज टेस्ट की तैयारी नहीं की है। क्यों नहीं की है तैयारी? आलस में पड़े हुए हैं, है ना? तो रेस में ही नहीं आना चाहते हैं। एग्जाम है, एग्जाम एग्जाम में पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो, आपने कितना रेस में भाग लिया है, कितना आपने आलस को छोड़ करके और आपने मेहनत की है। एग्जाम रिजल्ट बताता है ना? फिर बहाने हम बहुत बना सकते हैं, हाँ मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए नहीं हो पाया, हाँ मैम ने अच्छा नहीं पढ़ाया था, वो मैम अच्छा पढ़ाती नहीं है इसलिए नहीं हो पाया मेरा, और हाँ मतलब मेरे को टाइम ही नहीं मिला, सिचुएशन ही ऐसी थी, कुछ अच्छे से नहीं पढ़ पाया, इंटरनेट काम नहीं करता था, नेटवर्क नहीं होता था, क्लासेस ही नहीं देख पाती थी, और लाइव क्लासेस तो बिल्कुल भी नहीं देख पाता था, है ना? ऐसे कई कई बहाने फिर बनेंगे, ये आपको पता है, बनाते भी होंगे आप, है ना? तो दौड़ो, दौड़ने के लिए रेस में शामिल होना पड़ेगा, कंपटीशन में शामिल होना पड़ेगा, दूसरों के साथ कंपटीशन करो, करोगे तभी जब रेस में शामिल होंगे। अगर रेस में शामिल ही नहीं है तो फिर कैसे होगा, है ना? फिर कब कब राम जनकपुर है, अब की जो पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुंचोगे। जब पृथ्वीराज को कैद करके गौरी गौरी होगा ना, पृथ्वीराज को कैद करके गौरी ले गए तो शहाबुद्दीन के भाई गयासुद्दीन से किसी ने कहा कि वह शब्द वेदी बाण बहुत अच्छा मारता है। एक दिन सभी नियत हुई और 7 लोहे के तावे बाण से फोड़ने को रखे गए।
पृथ्वीराज को लोगों ने पहले से ही अंधा कर दिया था, है ना। आंखें चली गई थी पृथ्वीराज की। संकेत यह हुआ कि यह गयासुद्दीन हूं करे तब वह तावे पर बाण मारे। चंद कवि भी उसके साथ कैदी था। यह सामान देख कर उसने यह दोहा पढ़ा, अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, जिन चुके चहुआज इक्के मारे इक सर। तो आपको पता है, आपने पढ़ा है ये, पृथ्वीराज राव आपके सिलेबस में भी है। जब पृथ्वीराज अंधे अंधे हो जाते हैं तो क्या होता है, जो उनके साथ से जो मंत्री होता है वो कहता है, उनको बताता है कि कहाँ, जैसे वो जिसको मारना है कहाँ पर बैठा है, वो दोहे के माध्यम से ही बता देता है कि इतने हाथ ऊपर है ना, और इस दिशा में है। तो उसके अकॉर्डिंग ही पृथ्वीराज फिर क्या करते हैं, बाण चलाते हैं, है ना। मतलब कठिन बात है, लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत साहस होना चाहिए, है ना। साहस है तो फिर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप कर सकते हो। तो साहस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहाँ थे हम। तो उसका संकेत समझकर जब गयासुद्दीन ने हूं किया तो पृथ्वीराज ने उसी को बाण मार दिया। वही बात अब है, अब की चढ़ी। इस समय में सरकार का राज्य पाकर और उन्नति का इतना सामान पाकर भी तुम लोग अपने को ना सुधारो तो तुम ही रहो। और वह सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बातों में उन्नति हो। तो जब एक अंधा व्यक्ति तो क्या मतलब हम डरते हैं तुमसे क्लास में हो तो, हाँ। तुम लोग अपने को ना सुधारो तो तुम ही रहो। बता रहे हैं कि जो पृथ्वीराज अंधे होकर भी उन्होंने बाण चलाया, है ना। तो हमारे पास तो हर एक चीज है भाई, हमें तो हर एक फैसिलिटीज भी मिली हुई है ना। हम हाथ पैर हैं, सब कुछ है, फिर क्यों काम नहीं कर रहे, फिर क्यों आलस में है। हाँ ठीक है, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, लाइक चलो हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे, दिमाग तो है, बुद्धि तो है, फिर क्यों नहीं पढ़ रहे, फिर क्यों नहीं कर रहे, फिर क्यों उन्नति उन्नति नहीं हो रही है ना। तो क्या करो, अपने आप को सुधारो और तुम ही रहो। और वह सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बातों में उन्नति हो। तो सब बातों में उन्नति बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ही बात में उन्नति कर रहे हो आप। सब बातों में उन्नति, धर्म में भी उन्नति, घर के कामों में भी उन्नति, है ना। अब जैसे मैं बता रही थी अभी औरतों की बात, जब सारे चले जाते हैं ना, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा, तो जब औरतों का क्या होता है, जब उनके घर के लोग सारे चले जाते हैं, बच्चे कॉलेज स्कूल चले जाते हैं और पति ऑफिस चले जाते हैं, तो उनका उनका क्या होता है, घर का काम वैसे ही पड़ा रहता है। कुछ नहीं, घर में कोई सफाई नहीं, कोई काम नहीं, सिर्फ सबसे पहले फोन उठाएंगे, अपनी सहेली को फोन करेंगे, है ना। तो घर पे वैसे ही काम पड़ा है, उसमें कोई उन्नति नहीं है। घर के कामों में, बाहर के कामों में, है ना। बाहर के काम निपटाने थे लेकिन आलस में पड़े हुए हैं, तो नहीं आज नहीं जाना है बाहर, रहने दो, सो लेते थोड़ा। रोजगार में उन्नति, शिष्टाचार में उन्नति, है ना। अच्छी बातों में भी तो उन्नति करनी है ना, शिष्टाचार में भी तो उन्नति करनी है, नैतिकता में, मतलब हर चीज में, आपके बिहेवियर में भी उन्नति होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप जलने वाले, कुड़ने वाले, चिढ़ने वाले, क्रोध करने वाले हो और आप उसी में सीमित हो। आप अपने आप को चेंज ही नहीं कर रहे हो, आप क्रोध से बाहर ही नहीं आ रहे हो, जलन से बाहर ही नहीं आ रहे हो, निंदा ईर्ष्या से बाहर ही नहीं आ रहे हो। हर चीज में आपको उन्नति करनी है ना। धीरे धीरे करके, कमियां सबके अंदर होती हैं, लेकिन उन कमियों को एक एक करके हमें निकालते जाना चाहिए अपनी लाइफ से, है ना। चाल चलन में उन्नति होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि मतलब चाल चलन ही ठीक नहीं है ना। तो उन्नति, शरीर में भी उन्नति, बल में भी उन्नति, खाओ पियो अच्छे से, बल पाओ, ताकत पाओ। समाज में उन्नति, युवाओं में उन्नति, वृद्धों में उन्नति, स्त्रियों में, पुरुषों में, अमीरों में, गरीबों में, सब में उन्नति होनी चाहिए। सबको उन्नति की जरूरत रहती है ना। सबको उन्नति की जरूरत है, अगर चाहो तो। भारतवर्ष की सब आस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कंटक हो, है ना।
अब जो तुम्हारी उन्नति में बाधाएं आ रही हैं, उन बातों को छोड़ दो। पता है ये मेरी उन्नति में बाधा है ना? जिसको ये लग रहा है कि ये एग्जाम में नहीं आएगा वो जा सकता है क्लास से, ठीक है? अभी फालतू बातें नहीं करनी, मतलब मुझे नहीं चाहिए फालतू बातें क्लास में, ठीक है? सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे रास्ते में बाधाएं आ रही हैं, जो तुम्हें उन्नति करने से रोक रही है। चाहे तुम लोग चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, क्रस्तान कहें या भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। तुम्हें लोग कुछ भी कह रहे हैं, तुम क्या करो? दीन दशा को देखो और क्या करो? उन्नति करो। अपमान पुरस्कृत्य मानम कृत्वा तु पृष्ठतः स्वीकार्य साधित धीमान कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। जो लोग अपने को देश हितैषी मानते हो, वह अपने सुख को होम करके मतलब कि बलिदान करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो, ठीक है? सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस करो, बलिदान करो। आपको पढ़ने के लिए भी तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी अभिलाषाओं को छोड़ करके आपको कमर कस करके अपनी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो कुछ भी पाने के लिए, आपको कोई भी मंजिल पाने के लिए आपको सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं सेक्रीफाइस और फंसे हुए हैं, तो फिर उन्नति नहीं होगी, है ना? देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। क्या खराबियां हैं आपके अंदर और उसकी जड़ क्या है ना? उसको ढूंढो और उससे बाहर निकलो। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो, उनको ढूंढो और उन खराबियों से बाहर निकलो और अच्छाई के रास्ते में आ जाओ। तभी तो उन्नति हो पाएगी। कभी धर्म की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं, उन चोरों को वहां वहां से पकड़ कर लाओ, उनको बांध बांध कर कैद करो। हम इससे बढ़कर क्या कहें कि तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करने आवे, तो जिस क्रोध से उसको पकड़कर मारोगे और जहां तक तुम्हारे में शक्ति होगी उसका सत्यानाश करोगे, उसी तरह इस समय जो जो बातें तुम्हारी उन्नति पथ की कांटा हो, उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। समझ आ रहा है क्या कह रहे हैं यहां पर? है ना? तो कितनी बड़ी बात है कि अगर कोई कोई पुरुष व्यभिचार करने आ रहा है और आप उसको क्रोध से पकड़ करके मार रहे हो, पूरी शक्ति लगा रहे हो उसको नष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए, तो आप अपनी उन्नति में जो आपके बाधाएं आ रही हैं उनको क्यों नहीं खोद करके आप फेंक रहे हो? क्यों उसमें फंसे हुए हो आप? है ना? जो भी चीजें उन्नति में बाधा डाल रही हैं उनको उखाड़ो, उसकी जड़ को ही उखाड़ दो, उसको फेंक दो, सत्यानाश कर दो उन चीजों का। कुछ मत डरो, है ना? जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम ना होंगे, जात से बाहर ना निकाले जाएंगे, दरिद्र ना हो जाएंगे, कैद ना होंगे, वरंच जान से ना मारे जाएंगे, तब तक कोई देश ना सुधरेगा। तो मतलब क्या करना पड़ेगा? कुछ हट करके करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा, ठीक है? तो कुछ अलग करके जब आप दिखाएंगे, तभी तो उन्नति होगी। अगर आप भेड़ चाल के चल रहे हैं और जहां पर दुनिया आ रही है आप उन दुनिया के पीछे चल रहे हैं, कुछ भी आप अलग नहीं कर रहे हैं। मैंने इस वाली पीडीएफ में, शायद वो नाटक वाली पीडीएफ में, अभी कल कल वो खोली थी हमने, वो उपन्यास में, है ना? मैंने एक वहां पर एक इमेज रखी थी, उसमें लिखा था, भीड़ का हिस्सा मत बनो। है ना? भीड़ क्या करती है? पहचान छीन लेती है। कोई बात नहीं, जाना है आपको जा सकते हैं। भीड़ क्या करती है? पहचान छीन लेती है। अगर आप भीड़ में चलेंगे ना, आपको कोई पहचान ही नहीं पाएगा। बट अगर आप भीड़ से अलग होकर के चलेंगे, तो फिर क्या होगा? भीड़ से अलग होकर के जब आप चलेंगे, तो आपकी एक अलग पहचान बनेगी। तो जहां पर दुनिया जा रही है, दुनिया के पीछे मत चलो, अपनी यार एक अलग पहचान बनाओ, ताकि आपको दुनिया जाने। अब ये प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधरना किस चिड़िया का नाम है, किसको अच्छा समझे, क्या ले क्या छोड़े। तो कुछ बातें तो इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हैं, उनको मैं कहता हूं सुनो।
सब सुन्नियों का मूल धर्म है। इसे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है। इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति हुई है, उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो। तुम्हारे धर्म के आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैदिक आदि भरे हुए हैं। दो एक में साल सुनो, तुम्हारा बलिया के मेला का यही स्थान क्यों चुना गया है, जिससे जो मैं जिससे जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते। 10-10, 5-5 कोस ले लोग हर जगह एकत्र होकर आपस में मिले, एक दूसरे का दुख सुख जाने, गृहस्थी के काम की वह चीजें जो गांव में नहीं मिलती यहां से आए ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा है? जिसने महीने में दो एक उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए, है ना। बता रहे कि क्यों उपवास क्यों रखते हैं, कि अगर दो एक उपवास करेंगे तो शरीर शुद्ध हो जाएगा। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है, जिससे तलुए से गर्मी सिर पर चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। दिवाली इसी हेतु है कि इसी बहाने से साल भर में एक बार सफाई तो हो जाए, है ना। सबके यहाँ दिवाली में सफाई होती है। दिवाली में पूरा घर साफ होता है ना। लोग पेंट करते हैं, घरों को पूरा खाली करते हैं, पूरा रंग रोगन सब कुछ अच्छे से पूरा सजाते हैं घर को, है ना। इसीलिए मतलब त्योहार इसीलिए मनाए जा रहे हैं, अब इनका कहना है भारतीय हिंदू का, इसलिए त्योहार मनाए जा रहे हैं कि कुछ फायदा हो। सफाई तो हो जाती है, लेकिन लोग क्या करते हैं उसमें अपना पूरा पैसा भी उसमें फूंक देते हैं। दिवाली में पूरे साल की कमाई सब दिवाली में फूंक देते हैं पटाखों के साथ। ये भी निर्बुद्धियों वाले काम है, इसमें भी कोई बुद्धिमानी वाली बात नहीं है। अगर आप एक दिन पटाखे नहीं चलाएंगे या फिर कम चला लेंगे तो क्या कौन सा बड़ी आफत आ जाएगी, है ना। क्लास पूरी देखूंगी, अच्छा। नहीं, आज जिसको जाना है वो जा सकता है। अब मैं तो अपना पढ़ा करके पूरा ही जाऊंगी, है ना। अब ये निबंध में बीच में तो नहीं छोड़ूंगी ना, अभी फ्लो भी बना हुआ है, फिर टूट जाएगा, फायदा क्या। तो अब साल भर सफाई तो चलो एक बार हो गई, घर ठीक है, साफ हो गया, आपका साफ सुथरा हो गया। भयंकर वाली होती है, लेकिन मुझे ये सब बेकार लगता है। जो मतलब बुद्धिमान लोग होते हैं उनको सच्ची में बेकार लगता है ये सब पटाखों में पैसे फूकना। हम्म। हम नहीं जाएंगे आपको छोड़कर। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो अब जो निर्बुद्धि लोग होते हैं ना, उनका ऐसा होता है, पूरे साल की कमाई इकट्ठा करेंगे और एक ही दिन सब खत्म। तुमने पूरा साल किया क्या फिर? सिर्फ इसी दिन के लिए पैसे इकट्ठे किए थे, है ना। ठीक है, आप एंजॉय करो, आपको रोज एंजॉय करना चाहिए, सिर्फ एक दिन नहीं, साल में एक दिन नहीं। रोज घर की सफाई करनी चाहिए, सिर्फ साल में एक बार नहीं, है ना। तो साफ साफ सुथरे तो रोज ही रहना चाहिए, अपने घर की रोज सफाई करनी चाहिए, अच्छे से सजा संवार के घर रखना चाहिए, रोज एंजॉय करना चाहिए लाइफ में। क्या सिर्फ एक साल में एक बार? लेकिन एक ही दिन सारा पैसे फूक रहे हैं, सब कुछ खत्म कर रहे हैं, एक साल पूरे साल की कमाई को एक ही दिन में खत्म कर रहे हैं, तो ये कौन सी बुद्धिमानी की बात है। चलो, अभी तो दिवाली आने वाली है ना। एक्साइटमेंट हो रही होगी आप लोगों को दिवाली की। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। तो मतलब जो विकार विषय विकार सब उसमें जल करके नष्ट हो जाए। यही त्योहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी है। ऐसे ही सब पर सब तीर्थ व्रत आदि में कोई हिकमत है। हिकमत मतलब बुद्धि। उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। खराबी जो बीच में हुई वह यह है कि उन लोगों ने ये धर्म क्यों मानने लिखे थे। अनार और फुलझड़ी, अच्छा।
इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। वास्तविक धर्म क्या है? परमेश्वर के चरण कमल का भजन। ये सब तो समाज धर्म है, जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। जो देश काल के जो मतलब ये धर्म है, ये बदले जा सकते हैं, इसमें बदलाव हो सकता है ना? बट जो परमेश्वरीय धर्म है वो बदला नहीं जा सकता है। अगर असली भक्ति कोई करना चाह रहा है, तो परमेश्वर के चरण कमलों में वो बैठ जाए। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब ना समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। इन बातों को अब एक बार आंख खोलकर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई, और उनमें देश और काल के अनुकूल और उपकारी हो उनका ग्रहण कीजिए। तो मतलब कि जो भी आपको अच्छी बात लग रही है ना, उसको ले लो अपने अंदर, और जो बुरी बातें हैं, उनको त्याग करते रहो। उनको आप अच्छे और बुरे में तो फर्क कर सकते हो ना, है ना? अच्छे और बुरे का आपको पता है, ये अच्छा है ये बुरा है, तो जो अच्छा अच्छा है वो अपने अंदर रिसीव कर लो, ग्रहण कर लो, और जो बुरा बुरा है उसको त्यागते जाओ, उसको छोड़ते जाओ। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं कि तो धर्म शास्त्रों में जिनका विधान है उनको मत चलाइए, जैसा जहाज का सफर, विधवा विवाह आदि। लड़कों की छोटेपन में ही शादी करके उनका बल, बीरज, आयुष सब मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु हैं, मतलब बता रहे हैं कि छोटी उम्र में शादी मत करो, है ना? उनका उनका बल मत घटाओ। अगर आप उनके माँ बाप है तो आप उनका अच्छा सोचेंगे, और आप उनके शत्रु नहीं है। वीर्य उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए, नोन तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, पर उनका पैर काठ में डालिए। मतलब ठीक है, आप फिक्र, नोन तेल मतलब कि वही नमक और तेल और लकड़ी की फिक्र उनको होनी चाहिए। इस बुद्धि को उनको सीख लेने दो पहले। ऐसे नहीं कि छोटी उम्र में शादी कर लो, उनको पता ही नहीं है कि नमक तेल होता क्या है ना? तो पहले उनके अंदर ये बुद्धि तो आए कम से कम कि क्या होता है, कैसे जीना है, कैसे लाइफ को चलाना है। तो अगर उनके अंदर बुद्धि ही नहीं है, तो आप कैसे उनकी शादी कर रहे हो इतनी छोटी उम्र में? उनका पैर काठ में डालिए, मतलब उनको थोड़ा दुख भी दीजिए, उनको सहन भी करने दीजिए। कुलीन प्रथा, बहु विवाह आदि को दूर कीजिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए, ऐसे नहीं कि हाँ लड़कों लड़कों को पढ़ाएंगे, अब लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे, किंतु इस चाल में नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखें, है ना? भी लड़कियां पढ़ लिख रही हैं, अ, अपना कुल धर्म भी सीखें, पति की भक्ति करें। अच्छा जी, पति की भक्ति करें और लड़कों को सहज में शिक्षा दें, मतलब शादी करें तो पति की भक्ति करें, और लड़कों को सहज में शिक्षा दें, मतलब कि अपने बच्चों को भी सिखाएं। बोलने का मतलब यही है। वैष्णव, शास्त्र इत्यादि नाना प्रकार के लोग आपस में बैर छोड़ दें। यह समझ इन झगड़ों का सॉरी यह समय इन झगड़ों का नहीं है। तो मतलब बता रहे हैं कि जो नाना प्रकार के झगड़े और बैर हैं, जो धर्म और जातियों को लेकर के झगड़े हो रहे हैं, है ना? उनको क्या करो, आपसी जो बैर है उन बैर झगड़ों को छोड़ दो, क्योंकि ये समय जो है झगड़ों का नहीं है, लड़ाइयों का नहीं है। ये समय मेहनत करने का है और सफल होने का है, उन्नति करने का है ना? परीक्षा गुरु है या देवरानी जेठानी की कहानी है ना, उसमें भी यही एक मैसेज दिया हुआ है कि औरत को पति की भक्ति करनी चाहिए, परिवार का पालन पोषण करना चाहिए। चलो, हिंदू जैन मुसलमान सब आपस में मिलिए, जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए, मतलब जाति पाति का भेदभाव मत करो, मिले रहो एक दूसरे से। मुसलमान भाइयों को भी उचित है कि इस हिंदुस्तान में बस बस कर वे लोग हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें। मतलब अभी हिंदुस्तान में बस रहे हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो
उनको नीचा ना समझे हिंदुस्तानियों को। पति की तो अलग ही प्रकार की भक्ति की जाती है आजकल, कपड़े बर्तन धुलवा कर। अच्छा अंशिका, शादीशुदा हो आप? ठीक, ठीक भाइयों की ठीक भाइयों की भांति हिंदुओं से बर्ताव करें। ऐसी बात जो हिंदुओं का जी दुखाने वाली हो ना करें। घर में आग लगे, सब जेठानी देवरानी को आपस का डा छोड़कर एक साथ वह आग बुझानी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं जैसे जेठानी देवरानियों का होता है कि और ज्यादा आग लगाएंगी और एक दूसरे के विरुद्ध में रहेंगी, तो ऐसा नहीं करना है ना। क्या करना है, उस आग को बुझाना है। जो बात हिंदुओं का नहीं मयस्सर है, वह धर्म के प्रभाव से मुसलमानों को सहज प्राप्त है। उनकी जाति नहीं, खाने पीने में चौका चूल्हा नहीं, विलायत जाने में रोक टोक नहीं। फिर भी बड़े ही सोच की बात है कि मुसलमानों ने अभी तक अपनी दशा कुछ नहीं सुधारी। अभी तक बहुतों को यह ज्ञात है कि दिल्ली लखनऊ की बादशाहत कायम है। यारों वे दिन गए, अब आलस हठधर्मी यह सब छोड़ो। चलो, हिंदुओं के साथ तुम भी दौड़ो, एक एक दो होंगे, है ना। अगर तुम भी दौड़ोगे तो एक एक करके दो हो जाएंगे। मतलब एक से भले दो, कहते हैं ना, एक से भले दो। अगर दो लोग हैं तो मिल करके चलेंगे तो अच्छा जीवन चल पड़ेगा। पुरानी बातें दूर करो। मीर हसन और इंदर सभा पढ़ा कर छोटेपन से ही लड़कों का सत्यानाश मत करो। होश संभाला नहीं कि पढ़ी पारसी, चुस्त कपड़ा पहनना और गजल गुनगुनाए। शौक तिल्फी से मुझे गुल की जो दीदार का था, अच्छा ना किया हमने गुलिस्तां का सबक याद कभी। भला सोचो कि इस हालत में बड़े होने पर वे लड़के क्यों ना बिगड़ेंगे। अपने लड़कों को ऐसी किताबें छूने भी मत दो, अच्छी से अच्छी उनको तालीम दो, है ना। मतलब कि ऐसी किताबें मत मत दो जिससे जिसमें अश्लीलता हो। अच्छी तालीम दो उनको, अच्छी शिक्षा दो उनको। तालीम मतलब शिक्षा। ओके ओके ओके। लोगों की पति भक्ति। ये आपने पति के फेवर में बोला था या पत्नियों के फेवर में, वो मैं समझी नहीं। पेंशन और वजीफे या नौकरी का भरोसा छोड़ो, लड़कों को रोजगार सिखलाओ, विलायत भेजो। मतलब पेंशन और वजीफे या नौकरी का भरोसा छोड़ो। आजकल मतलब बहुत ज्यादा लोग पेंशन की तरफ और वजीफे जो स्कूल में कॉलेजेस में मिलते हैं, स्कॉलरशिप जिसको कहते हैं, है ना। तो बता रहे हैं कि उनका भरोसा छोड़ो, नौकरियों का, सरकारी नौकरियों का भरोसा छोड़ो। मतलब बिजनेस करना सिखाओ, है ना। बिजनेस करना सिखाओ या फिर विदेश भेजो। छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ, है ना। विदेश भेज करके भी आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। और छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ उनको। सौ सौ महलों के लाड़ प्यार, दुनिया से बेखबर रहने की राह मत दिखलाओ। तो मतलब कि उनको ज्यादा सिर पर मत बैठाओ। इसी भाषा में समझा देती हूँ, है ना। सिर पर मत बिठाओ उनको। भाई हिंदुओं, तुम भी मत मतांतरों का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ। इस महामंत्र का जप करो, जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी जाति किसी रंग का क्यों ना हो, वह हिंदू है। हिंदू की सहायता करो, अपने देश के लोगों की सहायता करो। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मणों, मुसलमानों, सब एक का हाथ एक पकड़ो। मतलब भेदभाव मत करो, एक दूसरे का हाथ पकड़ो और हर एक की उन्नति का कारण बनो। कारीगर जिससे तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। मतलब ये बता रहे हैं कि ऐसी कारीगरी करो कि तुम्हारे देश का रुपया तुम्हारे देश में ही रहे, देश के बाहर ना जाए। फिर ये विलायत भेजने की बात क्यों कर रहे हैं भाई? डबल स्टेटमेंट। देखो मैं कितना रह गया ये। अच्छा, दो ही स्लाइड्स है, ओके। देखा जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांसीसी, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। दिया सलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है। बता रहे हैं कि अ, कम से कम यहाँ पे माचिस भी नहीं बनाई जाती हमारे देश में, है ना। वो भी बाहर से आ रही है।
पति की खराब दशा को देखते हुए बोला, अच्छा पति की खराब दशा है, ओके ओके। वैसे पत्नियों की हेल्प करना चाहिए, आजकल के पति समझने लगे हैं कि उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है, पत्नी के साथ घर के कामों में हाथ बंटवा कर, ओके। विलायत से पैसे लाने को बोल रहे हैं मैम। अच्छा जी, एक मिनट। अच्छा, लड़कों को रोजगार सिखलाओ और विलायत भेजो। अच्छा, आपके वहां पंजाब हरियाणा में तो बहुत ये विलायती काम चलता है ना। हम्म। मतलब विलायती काम चलता है, मतलब कि पंजाब हरियाणा के लोग बहुत ज्यादा विदेशों में जाने का सोचते हैं, और ज्यादातर कि जाते हैं विदेश। यहाँ पर तो कोई नहीं सोचता ऐसा, मतलब हिमाचल में हमारे यहाँ पर तो सिर्फ सरकारी नौकरी मिल जाए बहुत है, एक घर एक गाड़ी होनी चाहिए, इतनी सोच है लोगों की, बहुत ज्यादा नहीं है। और पंजाब हरियाणा में वो विदेश जाने का बहुत ज्यादा क्रेज रहता है ना। तो हाँ, ये बता रहे हैं कि वहां से आप पैसा तो ला सकते हैं, बट जो यहाँ पर, यहाँ जो आपके देश की जो चीजें हैं यहीं पर रहे, मतलब यहीं पर खरीदो, अपने देश से ही खरीदो, अपने देश में ही बनाओ, देश में ही खरीदो, है ना। तो ये बता रहे हैं कि दिया सलाई जैसी तुच्छ वस्तु भी वहां से आ रही है, इंग्लैंड, फ्रांस से, जर्मनी, अमेरिका से, है ना। छोटी से छोटी वस्तु भी क्या अपने देश में नहीं बनाई जा सकती है चीजें, है ना। तो वहां से मत लाओ, यहाँ पे मेहनत करो, यहाँ पे बनाओ, अपने देश में बनाओ और यहाँ से ही खरीदो, तो अपने देश का फायदा होगा। जरा अपने ही को देखो, तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी है, जिस लकलाट का तुम्हारा अंगा है वह इंग्लैंड का है, फ्रांसिस की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो, और जर्मनी की बनी चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। यह तो वही मसल हुई, एक बेफिक्रे मंगती का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए, कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजी अंगा तो फलाने का है, दूसरा बोला अजी टोपी भी फलाने की है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछें ही मूछें हैं। तो बता रहे हैं कि मतलब जो जो चीजें तुम यूज कर रहे हो वो इंडियंस तो नहीं है, तुम्हारे देश की तो नहीं है, वो दूसरे देशों की है। तो दूसरे देशों की उन्नति हो रही है ना। तो तुम क्यों दूसरे देशों की उन्नति कर रहे हो, अपने देश की क्यों नहीं कर रहे हो भाई, है ना। जो तुमने कपड़े पहने, हम भी तो चाइनीज चीजें, चाइनीज चीजों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अंकिता नहीं आई, अंकिता कुशवाहा आई तो है, तो क्लास में होंगी शायद। क्लास में तो आई थी, हाँ, अभी कमेंट नहीं कर रही है, सो तो नहीं गई, पता नहीं। तो जिन चीजों को तुम यूज कर रहे हो वो बाहर की है, वो तुम्हारे देश की नहीं है। हर एक चीज तुमने कोई ना कोई पहन रखी है विलायत की, है ना। और जो हमारे पास मोबाइल फोन्स होते हैं, चाइनीज होते हैं, चाइनीज कंपनियों का सामान बहुत ज्यादा होता है हमारे पास, है ना। अलग अलग कंट्रीज का रहता है, और ज्यादातर चाइनीज रहता है। तो दूसरे देश की उन्नति हो रही है, हमारे देश की नहीं हो रही। हम अपने देश का सामान नहीं खरीद रहे हैं, हम अपने देश का सामान अपने देश में सामान नहीं बना रहे हैं, हम आलसी हैं, हम सुस्ती में पड़े हुए हैं। तो इसीलिए बाकी देश उन्नति कर रहे हैं। आज बाकी देश उन्नति कर रहे हैं, तो इंडिया उन्नति नहीं कर रहा है। इंडिया इसीलिए पीछे है क्योंकि यहाँ के लोग काम नहीं करना चाहते हैं। तो बता रहे, तो ये इन्होंने एक मतलब आगे मजाक में एक बात सुनाई है कि अ, कहीं पर पहन के गए, बेफिक्रे मंगती का कपड़ा पहनकर, है ना। तो मतलब जो जिनको कोई फिक्र ही नहीं है, वो मांग मांग कर उन्होंने पहना हुआ है कि तुम मुझे अपनी टोपी दे दो, तुम मुझे धोती दे दो, तो मैंने कहीं चले जाना, मतलब कहीं जा रहा हूँ, मेले में जा रहा हूँ, तो मुझे तुम जैसे कईयों को आदत होती है मांगने की, है ना, इधर उधर से, तो मांग मांग के पहन लेते हैं, फिर अपनी टॉर बना लेते हैं जा करके मेले में। तो बता रहे हैं कि किसी ने कहा कि कपड़े को पहचाना, अरे ये तो उसका है ना जो तुमने पहना हुआ है ना। तो वो दूसरा बोलता है, हाँ यार टोपी भी तो दूसरे की है। तो हंसकर, अब अब जिसने पहना है मांग मांग करके, उसके पास कोई जवाब ही नहीं है। अब वो क्या जवाब देगा बेचारा, पता है कि मैंने मांग करके पहना हुआ है और दूसरे लोगों से मैंने लाया है। अब इन लोगों ने पहचान लिया तो इनको क्या जवाब दिया जाए।
तो वो मजाक में जवाब दे देता है, जी घर की तो मुझे है और कुछ है ही नहीं अपने अपने घर का, है ना। तो ये एक मतलब मजाक के तौर पर इन्होंने बात कही है, लेकिन बात सत्य है कि हमारे पास अपना क्या है, हम क्या अपना क्या कर रहे हैं हम। हाय अफसोस तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते, है ना। अफसोस है कि तुम ऐसे हो गए हो कि जो तुम्हें तुम्हारी काम की चीजें तुम उसको भी नहीं बना पा रहे हो। तो मतलब अफसोस की बात है ये। अंकिता देखो, जब बहुत दिन हमें बिना सोए हो जाते हैं ना बेटा, तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, महीना भी लगता है नींद पूरी करने में। अब ऐसा करो कि 3 दिन हो गए ना सोते हुए, एक दिन और सो लो, उसके बाद स्टडी करना शुरू करो। और अगर नहीं स्टडी करनी है तो नहीं सोना है तो आज से स्टडी करना शुरू कर दो, सोना वोना छोड़ दो। अच्छा, आइडिया लगा लो, आपने इतना पढ़ा है, इतना सुना है ध्यान से, तो आप आइडिया नहीं लगा सकते कि कौन सा निबंध है ये। अंशिका, बताओ। भाइयों अब तो नींद से जागो। अंकिता, अब नींद से जाग जाओ, ठीक है। अब पढ़ाई कर लो, 3 दिन हो गए, बहुत है। और अगर आप सोने में लग जाएंगे ना तो 1 महीना लगेगा आपको नींद पूरी करने में। हम्म। देखो, ये सारा उन्नति पे तो बात हो रही है, आलस छोड़ने की बात हो रही है। आइडिया लगा लो कौन सा निबंध है जिसमें तुम्हारी भलाई हो, वैसी ही किताब पढ़ो, ठीक है। मनोरंजन के लिए मत पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो जिसमें तुम्हारी बुद्धि तेज हो। कौन सी गेम होती है वो? चेस, जिससे बुद्धि तेज होती है। और भी बहुत सारी गेम्स होती है, मतलब मैंने ऐसी ही बात करी है। बुद्धि तेज करने वाली बहुत सारी गेम्स होती हैं, पजल्स, है ना। पजल्स खेलो, गेम भी खेलो, ऐसे नहीं कि लगे हैं कुछ भी खेलने, है ना। कई तो वो स्नेक वाले गेम खेलते रहते हैं, बचना है बस सांप सांप से। हाँ, बीमार मतलब नींद में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, और अगर सो नहीं रहे तो भी परेशानी होती है, इसलिए प्रॉपर नींद लेना जरूरी है। अच्छा, विनोद ने ऑप्शन भी दे दिए यहाँ पर। बड़ा समझदार लड़का है। दिल्ली दरबार दर्पण, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? हाँ जी, बताइए जी। ऐसे तो मैम पूरा टाइम सोने में चला जाएगा। कब पढ़ाऊंगी, सब लोग कितने आगे निकल गए, कब पढ़ूंगी। कोई बात नहीं बेटा, आप आज से पढ़ना शुरू कर लो, है ना। ऑप्शन 2। हम्म। तो बता रहे हैं कि वैसे ही खेल खेलो, अगर आपको गेम भी खेलनी है, मतलब जैसे आप लोगों के लिए भी मैं कह रही हूँ, जब आप फ्री टाइम में होते हो, फ्री टाइम में मतलब फ्री टाइम इन द सेंस आपके पास फ्री टाइम नहीं होना चाहिए, है ना। फ्री टाइम का मतलब ये नहीं है कि तो आप वेले बैठ जाओ। फ्री टाइम का मतलब ये है कि जब आपके पास आपने थोड़ा सा ब्रेक लेना है स्टडी से, तो उस टाइम पे आप गेम खेल सकते हो। और गेम भी ऐसी खेलनी है जिससे, राइट आंसर, गेम भी ऐसी खेलनी है जिससे क्या हो, बुद्धि तेज हो, है ना। भारतवर्ष उन्नति। तो बता रहे हैं कि बातचीत भी वैसी करो जिससे बुद्धि तेज हो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, है ना। अंग्रेजी के पीछे भागते हैं सारे। अपने में, अपनी भाषा में उन्नति करो। निज भाषा उन्नति आहे उन्नति को मूल। तो अपने में और अपनी भाषा में उन्नति करो। और ये शायद कहीं पढ़ा है मैंने कि यहीं पर इन्होंने ये वाला कथन भी कहा है, निज भाषा उन्नति अहे उन्नति को मूल। ठीक है, कल ही पढ़ा था शायद हमने इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। निज भाषा उन्नति अहे उन्नति को मूल, ये मैंने पढ़ा दिया है वैसे आपको शुक्ल से, बट फिर भी बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत ना ही के सूल, ठीक है, इसको नोट कर लेना। बिन निज भाषा ज्ञान के, वाह कितनी भूख लग गई मेरे को। ज्ञान के मिटत
मिटत ना हिय के सूल। क्या मतलब है इसका कि निज भाषा उन्नति कि अगर आप अपनी निज भाषा की उन्नति कर रहे हैं तो वही सब उन्नतियों का मूल है, सब उन्नतियों की जड़ है, सब प्रकार की उन्नति की जड़ है निज भाषा की उन्नति। बिन निज भाषा ज्ञान की मिटत ना ही के सूल के। अगर निज भाषा का ही आपको ज्ञान नहीं है तो हृदय का दर्द दूर नहीं होगा। मैम मेरी कंडीशन एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मेरा वेट भी। ओहो अंकिता, ऐसा क्यों? वेट क्यों कम हो गया आपका? आपने चेक करवाया? चेक करवाया आपने? इतना जल्दी तो वेट नहीं कम हो सकता। अब आपको कुछ, आपने ज्यादा टेंशन तो नहीं ले ली है बहुत ज्यादा? यहाँ तो वेट ही नहीं कम होता है, बढ़ता ही जाता है बैठ बैठ करके तो। उठो, मुंह धो लो, पानी पी लो, पढ़ने बैठ जाओ। नींद आपके हौसलों से बड़ी नहीं है, हरा दो उसको। टहल के पढ़ो, हाँ सही बात है बिल्कुल। तो इसको चेक करवा लो अंकिता, ठीक है? हॉस्पिटल जा करके चेक करवा लो। आपके वहां ऐसा तो कुछ नहीं होता ना? 55 था, 40 रह गया। ओहो, मुझे भी कुछ ऐसा उपाय बता दो जिससे वेट लॉस होता है। बैठना पड़ता है पूरा दिन, वेट बढ़ जाता है। चल करके ठीक होता है बट चलने का टाइम नहीं है। हम्म। आपने ज्यादा टेंशन ले ली है या फिर आप खा पी नहीं रहे हो अच्छे से? कोई तो दिक्कत है ना? वहां पर डेंगू वगैरह तो नहीं होता ना आपके वहां पर? पंजाब हरियाणा में डेंगू बहुत ज्यादा, और सेल वीक हो जाते हैं, नींद भी आती है उससे। 1 मिनट रुक। सब करवा लिया, बोलते हैं वीकनेस है और ना सोने की वजह से। ओहो, इतना क्यों टेंशन ले लिया अब लड़की? कम से कम 2 महीने लग जाएंगे नींद कंप्लीट होने में, तब रिकवर। ये तो मैं भी बता ही रही हूँ आपको कि टाइम लगता है, नींद पूरी होने में टाइम लगता है, क्योंकि मुझे पता है, मैंने बहुत ज्यादा रातें बिताई हैं जाग जाग करके। और अ, मुझे पता है कि टाइम, बहुत टाइम लगता है। मैं फास्टिंग करती थी पहले, 21 डेज, 40 41 डेज, 40 डेज भी ऐसे करके मैंने फास्टिंग करी है। तो मुझे नींद नहीं आती थी, मैं रात भी दिन भी जागती थी, पढ़ने के लिए भी बहुत जागी हूँ। और फिर 2 2 महीने नींद पूरी करने में लग जाते हैं। इसलिए ना नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज मत किया करो, सो जाया करो आराम से, टेंशन मत लिया करो बिल्कुल भी, ठीक है? हम्म। चलो अभी कोई बात नहीं, अभी आप पढ़ो, ठीक है? और बिना टेंशन के पढ़ो।
टेंशन देती हूँ, अपने डॉक्टर ने जो बोला है। डॉक्टर की बातों को कैंसिल करो ना, डॉक्टर की कई भी बातें सारी सच थोड़ी होती हैं। बैटरी लो। थैंक यू। चलो अब चलते हैं, अब बैटरी भी लो हो गई है, इम्यूनिटी बनने की। नहीं, जिद पे मतलब आपको मध्य मार्ग अपनाना है ना? ना आपको डॉक्टर की बात माननी है, ना जिद पे आना है। मध्य मार्ग अपनाओ, ठीक है? जब कोई भी ऑप्शन ना हो तो बीच का मार्ग अपनाओ, बीच का रास्ता, है ना? ना बहुत ज्यादा जिद करनी है और ना बहुत ज्यादा डॉक्टर की बात को मानना है। मैनेज करो, हाँ, बिल्कुल मैनेज हो जाएगा। टेंशन मत लो, टाइम मैनेजमेंट मतलब थोड़ा सो लो और पढ़ लो, सो भी लो पढ़ भी लो, ऐसे नहीं कि सो ही रहो फिर। ठीक है? और खाने पीने का ध्यान रखो, अच्छे से पानी वानी पियो। राइट? तो कैसा लगा निबंध आपको? जल्दी से बता दो, अभी मेरी बैटरी मतलब लैपटॉप की बैटरी खत्म होने वाली है, 5% रह गई है। तो कैसी आपको लगी है क्लास? फीडबैक जरूर दिया करें। और निबंध पढ़ने में मजा आया या नहीं? देखो, निबंध पढ़ने में पूरी पूरे 2 घंटे गए हमारे एक निबंध पढ़ने में, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है पूरा पूरा पढ़ाने में, ये थोड़ा सा मुश्किल है काम, है ना? तो थोड़ा मैनेज भी करना पड़ेगा हमें। नाइस सेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा। ओके। तो इससे पहले कि क्लास लैपटॉप बंद हो जाए खुद से, तो मैं इसको खुद ही बंद कर देती हूँ। तो मिलते हैं शाम की क्लास में। शाम को क्लास लूं या रहने दो? बताओ जल्दी।